हेलो क्लास 9th वालों, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूं आपकी सामाजिक विज्ञान का नया चैप्टर। बेटा चैप्टर का नाम है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। इस पूरे ही चैप्टर को हम लोग एनिमेशन के साथ में समझेंगे, जिससे पूरा चैप्टर एकदम मक्खन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। ये बात है 1945 में बसंत ऋतु की बेटा, है ना। उस समय क्या है कि हेलमुट नाम का एक लड़का अपने बिस्तर में लेटा हुआ था, तभी उसको अचानक से कुछ आवाजें सुनाई देने लग जाती है। और ये आवाजें थी भैया, उसके मम्मी पापा आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। ठीक है, तो हेलमुट कान लगा के ध्यान से सुनने लग गया कि आखिर ये दोनों क्या बातचीत कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अब जो हेलमुट के पापा है ये पेशे से डॉक्टर थे। क्या कौन थे ये डॉक्टर थे। और ये अपनी पत्नी से कह रहे थे कि यार मैं अपने पूरे परिवार को मार दूं या अकेला खुद सुसाइड कर लूं। इस तरह की बात ये अपनी पत्नी से कर रहे थे, है ना। तो ये ऐसा क्यों कर रहे थे, इनको किस बात की चिंता थी, क्यों इस तरह की उटपटांग बातें कर रहे थे ये। और ये भी कह रहे थे कि भैया देखो, हमारे साथ मित्र राष्ट्र जो हैं वो ऐसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने यहूदियों के साथ में कराया। मतलब इन्होंने जो है यहूदियों को मरवाया था बेटा, तो इनके डर था कि यहूदी जो है मित्र राष्ट्र जो है वो भी हमको एक ना एक दिन मार ही देंगे, बिल्कुल मारेंगे हमको यहाँ पर ये। ठीक है, इसलिए ये खुद जो है अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, डर के मारे आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए इन्होंने क्या किया बेटा, ये जो है हेलमुट को लेकर जो है बाग में अगले दिन घूमने के लिए गए। मतलब अब अपने परिवार के साथ, इनको पता है कि अब मरना तो है ही सही, अपने परिवार के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए जो है ये बाग में गए। हेलमुट के साथ मस्त खेले कूदे, गीत वीत गाए, गाने वाने गाए, मजे मारे। और भैया अगले दिन इन्होंने क्या किया, ऑफिस में खुद को जो है गोली मार ली। ठीक है, खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली इन्होंने वहां पर। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा सीन जो है हेलमुट के दिमाग में बैठ गया। वो बहुत ज्यादा घबरा गया था, ये यादें उसके दिमाग से नहीं निकाल रही थी, है ना। और यहां तक कि हेलमुट ने क्या किया, उसके पापा की जो खून से सनी हुई वर्दी थी उसको उसने अलाव में जलाया, आग में जला के उसको खत्म करा। वो यादें मिटा रहा था फिर भी नहीं मिट रही थी। उसको इतना डर बैठ गया था कि उसने जो है 9 महीने तक अपने घर का खाना ही नहीं खाया, क्योंकि उसको यह डर था। उसने उसकी माँ और उसके पापा की बात सुन ली थी, तो उसको यह डर लग रहा था कि भैया मेरी माँ जो है मेरे को खाने में जहर मिला के ना दे दे। इस डर के मारे वो अपने घर का एक कोर भी नहीं खा पा रहा था बेटा। ठीक है, कितनी टेंशन वाली बात है, सोचो। अब बेचारे इस हेलमुट को क्या पता, ये तो छोटा सा बच्चा, इसको क्या पता कि इसके जो पापा है वो एक नाज़ी थे। कौन थे, नाज़ी थे। नाज़ी जो है वो एडोल्फ हिटलर के समर्थक थे, हिटलर के समर्थक थे बेटा इसके पापा। ठीक है, और उन्होंने जो है बहुत लोगों की पहले बैंड बजा रखी है ना। और ये जो हिटलर है ना, ये क्या चाहता था, ये पूरे यूरोप के ऊपर जो है कब्जा करना चाह रहा था। हिटलर जर्मनी का था, ये चाहता था कि जर्मनी जो है पूरे यूरोप के ऊपर जो है पूरा का पूरा कब्जा कर ले बेटा। ठीक है, ये पूरे यूरोप को जीतना चाहता था, इसलिए इसने ऐसे बहुत सारे लोगों को मारा है उस समय। ठीक है, ऐसा। अब हमने ये सब चीजें सुनी है, ये सब बातें हमको भी पता है कि हिटलर ने जो है बहुत सारे यहूदियों को मरवाया था, है ना, जिनोसाइड कर दिया था, खूब सारे लोगों को मरवा दिया था उसने। ठीक है, और हम ये भी समझेंगे कि आखिर ये नात्सीवाद होता क्या है, इसका मतलब क्या है एक्चुअल में। और हम इस बात को भी समझेंगे ढंग से कि आखिर ये जो हेलमुट के पापा थे, इन्होंने भैया अपने आप को क्यों मारा, इन्होंने सुसाइड क्यों करी, मतलब ऐसा भी क्या ही हो गया था कि इनको सुसाइड करना पड़ गया था। ठीक है, इन सब चीजों की जानकारी हमको मिलेगी आगे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया था बेटा। ठीक है, यह द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, 1945 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या है कि जर्मनी, जापान और इटली ये तीनों एक खेमे में थे, ये एक तरफ थे। और भाई साहब यहां पर जो है रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ये चारों एक खेमे में थे। और इन चारों को ही हम लोग मित्र राष्ट्र बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इनको, मित्र राष्ट्र बोलते हैं। तो पढ़ लो आप, मित्र राष्ट्र का नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए थे। उन्होंने दूरी शक्तियों यानी जर्मनी, इटली और जापान का मिलकर सामना किया था। आई बात समझ में। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि बेटा मित्र राष्ट्र कौन है, तो मित्र राष्ट्र कौन कौन है बेटा, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका है। ठीक है, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भैया यहाँ पे दूरी शक्तियां कौन कौन सी है, तो याद रखना जर्मनी, जापान और इटली, ये भाई साहब दूरी शक्तियां हैं। बिल्कुल अपनी खोपड़िया में ये सब छोटी छोटी बातें याद रखना। और जब ये शक्ति इन शक्तियों के साथ में लड़ी तो भैया उस युद्ध को हम लोग बोलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। और इस द्वितीय विश्व
युद्ध में जर्मनी हार गया था भाई साहब। जर्मनी की लंका लग गई थी, हिटलर की बैंड बज गई थी इसमें, ठीक है। जब हिटलर हारा इसमें तो हिटलर ने घबरा के जो है अपने साथी के साथ, जो इसका प्रचारक था, है ना, इसके साथ जो इसका प्रचार मंत्री था जिसका नाम था ग्योबल्स, उसके साथ इसने सुसाइड कर लिया। अपने बंकर के अंदर जाके इसने भी आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। इतना खतरनाक माहौल होगा वहां का, समझो आप इस बात को, है ना। फिर क्या हुआ पता है आपको, यहां पे जर्मनी के एक न्यूरेमबर्ग, कौन सी जगह, न्यूरेमबर्ग के अंदर जो है एक अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना हुई थी, ठीक है। क्या बोला भैया, अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई थी। इस अदालत, अब ये अदालत बनाई गई है तो अदालत क्यों बनाई जाती है, न्याय करवाने के लिए बेटा। तो यहां पर क्या हुआ कि जितने भी कांड इन हिटलर ने और इनके नाज़ी लोगों ने करे थे मिलके, उनके विरुद्ध जो है इसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे चले, इनको जेल में डाला गया, इन सब चीजों के लिए अदालत बनाई गई थी, ठीक है। तो क्या बोला, इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। किनके खिलाफ में बनाई गई थी अदालत, बोलो, ये जो भाई साहब हिटलर थे, जो नाज़ी थे ना, जिन्होंने इतनी तबाही मचाई थी, उनको सजा देने के लिए अदालत बनाई गई थी बेटा, ठीक है। अब क्या था कि जो दूसरे विश्व युद्ध के साये में जर्मनी ने ना भाई साहब, इन सजा क्यों मिल रही है इनको, क्योंकि इसने क्या किया, इस हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध की आड़ में बहुत सारे लोगों को बिना बात के मार दिया था। बिना बात के मारा इसने इस दूसरे विश्व युद्ध की आड़ में, ठीक है। ज्यादातर इसने जिन लोगों को मारा मैं बताता हूं, इसने 60 लाख यहूदी को, एक खास नस्ल की लोगों को मारे थे, जिसमें 60 लाख यहूदी आते थे, 2 लाख जिप्सी आते थे, यहां पर 10 लाख पोलिश आते थे। इन लोगों को मारा और साथ में जो 70,000 जो अपाहिज जर्मन थे, मतलब जो लंगड़े लूले इस टाइप के थे ना, उनको भी इसने मार दिया था। इतना खराब इंसान था ये, इसने लाशों के ढेर लगा दिए थे बेटा वहां पर, ठीक है। अब जो जिस आदमी ने इतना मारा है उसके ऊपर मुकदमा तो चलना ही चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, तो इसलिए इसके ऊपर अदालत मुकदमा चला रही थी, ठीक है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए अब ये क्या करता पता है, ये लोगों को कैसे मारता, ऐसे नहीं है कि भैया ये तलवार लेके बैठ गया, डिस्क्यों, ऐसे कुछ नहीं भाई साहब। ना तो ये तलवार से मारते थे, ना ही बंदूक से मारते थे, ढाड़ ढाड़ ढाड़, कुछ नहीं, बहुत टाइम लगेगा। सोचो लाखों की संख्या में मार रहे हैं, अगर तलवार और बंदूक से मारेगा तो जन्म छोटा पड़ जाएगा, समझ गए। इतना सारे लोगों को मारना है इसको, तो ये क्या करता भाई साहब, ना इसने तलवार से मारा, ना बंदूक से मारा, ना इसने बहुत सिंपल सा काम करा, इसने भैया लोगों को जहरीली गैस में जो है एक चेंबर बना रखे थे इसने, जहरीली गैस के, उस चेंबर के अंदर इसको खड़ा कर देता, इनके ऊपर जहरीली गैस छोड़ देता था, जिससे इसने लाखों लोगों को मार दिया भाई साहब। इतना मतलब क्रूर इंसान था ये, जहर दम घूट के मार देता था ये, ठीक है। और इसने ये जो है चेंबर कहां बना रखे थे, ऑशविट्ज के अंदर बनाए थे इसने, अलग अलग जगह पे भी बनाए थे, पोलैंड में भी बनाए थे, पर ऑशविट्ज के अंदर भी बनाए थे इसने, ठीक है। ऐसा आई बात समझ में, तो ऐसे बहुत सारे लोग मरे थे बेचारे उस समय, है ना। अब इतने लोग मरे, सारी चीजें हुई, तो जो न्यूरेमबर्ग अदालत ने क्या किया, इन्होंने भैया वहां पे मुकदमा चलाया। अब जब मुकदमा चला अदालत का, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 11 नाज़ियों को ही मौत की सजा दी। भैया इतने सारे नाज़ी, इतने सारे लोगों ने बैंड बजाई है और तुमने सजा दी सिर्फ 11 नाज़ियों को, ठीक है। सजा तो मिली पर बस इतने से ही लोगों को, और कुछ लोगों को जो है, बाकी लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी कि परमानेंट तुम साले जेल में रहो यहाँ पर, ठीक है। तो सजा तो मिली, लोग थोड़े बहुत खुश हुए, लेकिन ज्यादा खुश नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने कांड बहुत किए हैं, इन्होंने जितने कांड किए उस हिसाब से इनको सजा नहीं मिली, ऐसा उस समय के लोग मानते थे बेटा, ठीक है। ऐसा अब क्या था, असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाह रहे थे। मित्र राष्ट्र जो है ना, उन्होंने बहुत ज्यादा सजा क्यों नहीं दी, इस तरीके से ज्यादा कठोर दंड क्यों नहीं थोपना चाह रहे थे, क्योंकि ये जो मित्र राष्ट्र है, इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी को बहुत सारी तरीके से परेशान किया था, खूब सारे नियम कानून थोपे थे, खूब कठोर दंड दिए थे उस समय, ठीक है। जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था, उसकी वजह से ये मानते थे ऐसा कि भैया इस प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को जो इतना सारा हमने परेशान किया था, उसी की वजह से ये नाज़ी वाले लोग आए भाई साहब, ये हमसे रूठ गए, इसीलिए नाज़ी का जन्म हुआ है, ये नाज़ी हिटलर जैसे लोगों का जन्म हुआ है, नाज़ी जैसे लोगों का जन्म हुआ है, जिन्होंने इतना जेनोसाइड, इतने लोगों को मार दिया है। मतलब कि इसलिए हम जो है अब इतना कठोर, मतलब कि वो कहते हैं ना कि किसी को इतना भी परेशान मत करो, किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए, वैसी वाली बात हो गई थी इनके साथ में, इसलिए बहुत खूंखार लोग बन गए थे, इसलिए अब ये इनको ज्यादा नहीं धमकाना चाह रहे थे, ठीक है। ऐसा अब आगे आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है बेटा वाइमर गणराज्य का जन्म, ठीक है।
20वीं शताब्दी के शुरुआत में जो जर्मनी है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल साम्राज्य हुआ करता था बेटा, बहुत ताकतवर था है ना। और इसने क्या कर रखा था, ऑस्ट्रिया के साथ में हाथ मिला लिया था और इन दोनों ने मिलकर जो है मित्र राष्ट्र के साथ में युद्ध लड़ा। उस समय मित्र राष्ट्र में कौन कौन आते थे, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन आया करते थे। इनके साथ इन्होंने युद्ध लड़ा। उस युद्ध को हम बोलते हैं प्रथम विश्व युद्ध, जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी बोलते हैं। ये कब लड़ा गया था, ये 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। आई बात समझ में। अब यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीच बीच में, वो आपको मैं और मेरी स्टूडेंट जिसका नाम है पीकू, इसको हेलो करो बेटा, है ना। ये मेरे से क्वेश्चन पूछेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगी, मैं इसको जवाब दूंगा। इन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लिखते हुए भी चलना बेटा, ठीक है। चलो, क्या पूछना चाहती हो पूछो, है ना। पीकू क्या क्वेश्चन पूछ रही है, पीकू पूछ रही है सर ये यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। बेटा पीकू, अभी हाल मैंने तुमको बताया प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। ठीक है पीकू, ठीक है सर, थैंक यू। चलो बेटा, इस पीकू को अपन करते हैं टाटा, है ना। अब यहाँ पे जो है जब ये युद्ध लड़ा जा रहा था, इतनी सारी चीजें हो रही थी, धमाका हो रहा था, माहौल बन गया खतरनाक वाला। अब भाई साहब, ये सारे के सारे लोग आखिर युद्ध लड़ क्यों रहे, सवाल उठता है कि ये क्यों लड़ रहे हैं, मतलब तो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इन सबको कहीं ना कहीं इस युद्ध से कुछ ना कुछ फायदा देख रहे थे अपना, है ना। और इन लोगों को क्या लग रहा था कि भैया जब हम युद्ध लड़ेंगे तो ये युद्ध जल्दी ही खत्म हो जाएगा। पर युद्ध जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था भाई साहब। युद्ध जो है रबड़ की तरह खींचे ही जा रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा था ये युद्ध, है ना, चले ही जा रहा था भाई साहब, ठीक है। तो क्या हुआ, जब ये युद्ध होता है तो उस समय जो है बहुत सारे जो जैसे मान लो यूरोप में युद्ध हो रहा है, तो यूरोप के अंदर जो है खूब सारी आर्थिक नुकसान होने लग गया, पैसे का नुकसान, सेना का नुकसान। अरे तबाही मच गई यूरोप के अंदर, बैंड बज गई भाई साहब, इतना खतरनाक तरीके से युद्ध हो रहा था वहां पर, है ना। अब क्या था कि जो भाई साहब हमारा जर्मनी है ना, युद्ध हो रहा था, तो जर्मनी ने शुरुआत में क्या किया, शुरुआत में तो उसने फ्रांस और जो बेल्जियम है उसके ऊपर उसने कब्जा कर लिया। शुरुआत में तो कर लिया उसने कि चलो आ जाओ तुम्हारी बैंड बजा देंगे, भारी आइटम था ना ऐसा। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, बाद में यहां पर एंट्री होती है अमेरिका की। किसकी एंट्री हो गई बाद में, अमेरिका की एंट्री हो गई बेटा। अमेरिका आया और अमेरिका ने जर्मनी को कहा तेरी की ढिसके आऊं, उड़ा दिया इसको। इसने बोला तू बहुत तेज चल रहा है बेटा, तेरे को हम हराएंगे। इसने जो है इनको ठोका, इनको घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया, इनकी बैंड बजा के रख दी वहां पर। अब जब जर्मनी हार गया, उस समय क्या हुआ कि यहाँ के जो राजा थे, है ना, उन्होंने भैया अपनी राजगद्दी को छोड़ के वो भी निकल लिए, अब कोई मतलब नहीं निकलने में सारे बेटा, ठीक है। तो ये राजगद्दी छोड़ के चले गए। अब क्या है, जब जर्मनी में अब कोई राजा नहीं है तो वहां के लोग क्या सोचने लगे, अब तो लोकतंत्र बनना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इस जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है वाइमर। क्या नाम है बेटा, जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है वाइमर, ठीक है। उस वाइमर के अंदर जो है लोगों ने एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई। किसकी बैठक, राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई और एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। मतलब लोकतंत्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र का संविधान बनाया इन लोगों ने यहां पर, ठीक है। अपने है कि नहीं लोकतंत्र, उस तरीके से इन्होंने काम किया। अब आप सोचो, जब लोकतंत्र बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर वहां पे चुनाव होते हैं, है ना, पूरी संसद बनती, सब चीजें होती है। तो जर्मनी के अंदर ही एक जगह है ना, जिसको बोलते हैं राइख स्टाग। क्या बोलते हैं बेटा, जर्मन संसद बोलते हैं राइख स्टाग करके, ठीक है। ऐसा उस राइख स्टाग के अंदर जो है बेटा वोटिंग कराई गई। क्या कराई गई, वोटिंग कराई जा रही है। और इस वोटिंग के अंदर कौन कौन वोट दे सकते हैं भैया, जो जवान लोग हैं वो दे सकते हैं, महिलाएं दे सकती है, औरत दे सकती है, वो सब के सब लोग जो है अपना वोट इसके अंदर डाल सकते हैं। आई बात समझ में। इस तरीके से वोटिंग हुई ताकि जो है लोकतंत्र वहां पर बन जाए, संसद वाला सिस्टम वहां पर भी हो जाए बेटा, ठीक है। अब क्या है, ये जो वोटिंग वाला सिस्टम है ना बेटा, ये खुद जो जर्मनी के लोग हैं उनको पसंद नहीं आ रहा था। क्यों पसंद नहीं आ रहा था बताता हूं आपको, है ना। बिल्कुल नहीं जम रहा था उनको ये सब चीजें। क्यों नहीं जम रहा था, उसका सबसे मेन कारण तो यही था कि देखो हो क्या रहा था कि जो मित्र राष्ट्र है जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, इन्होंने बेचारे ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, है ना, इन्होंने जो है जर्मनी के ऊपर बहुत सारी कठोर शर्तें थोप दी थी।
ठीक है, इसलिए पसंद नहीं आ रहा था। क्यों पसंद नहीं आ रहा था बोलो, फिर से सुन लो। ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ने जर्मनी के ऊपर जो है बहुत सारी कठोर शर्तें थोपी थी। अब जर्मनी हारा है, जो हारेगा उसकी तो लोग बैंड बजाएंगे ही सही। तो भैया यहाँ पर इन तीनों ने जो है इसकी बैंड बजा दी और खूब सारी कठोर शर्तें थोप दी थी, जो कि लोगों को रास नहीं आ रही थी भैया, लोगों को नहीं जम रहा था। उसके अलावा इन मित्र राष्ट्रों ने क्या करा, जर्मनी के साथ एक संधि भी करी, है ना भैया। उस संधि को बोलते हैं वर्साई की संधि, या फिर इसको शांति संधि के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, ये संधि भी जो है ये बहुत बेकार संधि थी, कठोर संधि थी, लोगों को ये संधि भी रास नहीं आ रही थी, है ना। मतलब इसमें जर्मनी की ही बैंड बजी थी बेटा। ठीक है, इसको ट्रीटी ऑफ वर्साई भी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे वर्साई की संधि या शांति संधि भी बोलते हैं, जो कि बहुत बेकार संधि थी, लोगों को बिल्कुल नहीं जमी थी ये। ठीक है, अब क्या हुआ ना भैया, यहां पर आप ध्यान से समझना, इस संधि में अब लोगों को क्यों नहीं जम रही है संधि, लोगों को क्या तकलीफ है। तो इस संधि के अंदर देखो क्या हुआ, बेचारे जर्मनी से, समझना बात को, ठीक है, जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग जो है ना, 10% तो आबादी और 13% भूभाग और 75% लोहे के भंडार, है ना, 26% कोयले के भंडार किसको देने पड़ गए जबरदस्ती, फ्रांस को देने पड़ गए, पोलैंड को देने पड़ गए, डेनमार्क को देने पड़ गए, लिथुआनिया को हवाले करने पड़ गए भैया। मतलब जर्मनी की जो खनिज संपदा थी, जर्मनी के जो लोग थे, जर्मनी की जो बहुत सारी चीजें इन लोगों के पास में चली गई थी। तो यार इस संधि, ये तो बेकार संधि हुई ना, बेचारे इस जर्मनी से तो सब कुछ छीन लिया, इसका सब कुछ छीना चपटे कर लिया, तो लोगों को तो बुरा लगेगा ही सही वहां के, है ना। और यहां तक कि चलो यहां कोयला छीन लिया, है ना, और भी बहुत सारी चीजें छीन ली, वो तो ठीक था। और तो और जो है इन मित्र राष्ट्रों ने इस जर्मनी से इसकी सेना ही छीन ली, इसके हथियार छीन लिए, इसकी सेना को ही भंग कर दिया वहां पर। इतना बेकार काम करा था, इतनी बेकार संधि थी ये वर्साई की संधि। आई बात समझ में, ठीक है। सिर्फ इसका नाम था शांति संधि। भाई साहब ये नाम से, शांति संधि तो नाम के लिए है, ये क्या हुआ भैया, कोई शांति वांति नहीं हो रही थी, ये तो दूसरे से छीना चपटी का काम हो रहा था यहाँ पर। आई ना बात समझ में। अब क्या है बेटा, ध्यान से समझो, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद, वार गिल्ट क्लोज। क्लोजेज होते हैं ना, अनुच्छेद मतलब कुछ नियम कानून इस टाइप की चीजें, है ना। उसमें उसके तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। ठीक है, मतलब जितने भी युद्ध हुए हैं उन सब की वजह से तबाही किसकी वजह से हुई है, सब लोग क्या बोल रहे हैं, ये हार गया है, अब ये नीचे दब गया है, वो कहते ना हल्का खून हवलदार का, वो वाली बात हो गई यहाँ पे। तो इसको जो है चमकाने लग गए सबके सब, वो बोल रहे हैं तेरी वजह से इतने युद्ध हुए, ये हुआ, तूने बहुत कांड करा है सबके। और एक्चुअल में इसने करा भी था, है ना, इसमें हिटलर था ना, उस हिटलर ने बहुत बैंड बजाई थी। ठीक है, तो उसकी वजह से सब लोग कहने लग गए कि यार तुमने बहुत बैंड बजाए, तुम्हारी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, चलो अब इस नुकसान की भरपाई करो। हर आदमी इसकी तरफ उंगली उठाने लग गया था। ठीक है, अब नुकसान की भरपाई में इसके ऊपर बेटा 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। कितने का, 6 अरब पौंड का। भाई साहब बहुत होता है, बैंड बज गई इसकी अच्छे खासे से, सेना चली गई, जगह चली गई, है ना, खनिज वगैरह चले गए अपने हाथ से, और जुर्माना लग ठुक गया भाई साहब। और लोग जो है वो तो वैसे ही रूठे हुए थे इनके ऊपर में, है ना। और क्या था, इस जर्मनी में, ध्यान से सुनना, इस जर्मनी में एक जगह है जिसको बोलते हैं राइनलैंड, है ना, जहां पर खूब सारे खनिज संसाधन होते हैं। खनिज संसाधन मतलब लोहा, कोयला, इस टाइप की चीजें बहुत होती हैं यहाँ पर, है ना। तो इस जगह के ऊपर जो है मित्र राष्ट्र ने कब्जा कर लिया था। किसने कब्जा करा, मित्र राष्ट्रों ने इस मेन जगह के, जर्मनी की बहुत मेन जगह थी, राइनलैंड नाम है इसका। क्या नाम है, राइनलैंड। इसके ऊपर भी जो है कब्जा कर लिया था 20वीं दशक में, 20वीं शताब्दी के आसपास में। ठीक है, ऐसा बहुत सारे जर्मन ने, है ना, इसके ऊपर जब कब्जा किया गया तो बहुत सारे जर्मन ने इन सब चीजों के ऊपर, ये जितनी भी बेकार चीजें हो रही थी जर्मन में, इन सब के लिए किसको जिम्मेदार ठहरा दिया, बताओ। जो भाई साहब नेता बनेगा उसी की बैंड बजेगी। तो उस समय नेता कौन बन रहे थे, ये वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। आई बात समझ में। तो वाइमर गणराज्य के पीछे पड़ गए थे। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है युद्ध का असर। ठीक है बेटा, इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को जो है आर्थिक दृष्टि से निचोड़ के रख दिया था, हालत खराब हो गई थी। ठीक है, और जो ये यूरोप है पहले इन सबको कर्जा देता था, ये पैसे वाला साम्राज्य था, है ना। अब क्या हुआ भाई साहब, इतने लड़ाई झगड़े करे इन्होंने कि इनकी बैंड बज गई, इसलिए भैया इनको कर्जा लेना पड़ गया था, इनके ऊपर भारी कर्जा हो गया था, है ना, हालत खराब हो गई थी इनकी। ठीक है, परेशानी की बात ये थी कि आखिर कांड किसी और ने करा, ये सब लड़ाई झगड़े ये सब राजा महाराजाओं ने, उन लोगों ने करे थे उस समय,
समय, है ना। और भैया भुगतना किसको पड़ रहा था, वाइमर गणराज्य को भुगतना पड़ रहा था। वो तो ये वैसी बात हो गई ना कि करे कोई और भुगते कोई, वैसा वाला काम हो गया था इन बेचारों के साथ में, ठीक है। अब क्या था ना कि जो वाइमर गणराज्य के हिमायती का मतलब होता है बेटा सहायक, हेल्पर, है ना। कौन कौन थे उसमें, मेन मुख्य रूप से आते थे समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट लोग आया करते थे। कौन कौन आते थे, ध्यान से सुन लो, बोलो वाइमर गणराज्य के समर्थक कौन कौन थे, सहायता करने वाले लोग कौन कौन थे, तो आएगा समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट होते थे, ठीक है। अच्छा, रूढ़िवादी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाता था। जो रूढ़िवादी है उनकी आड़ में इनकी बार बार बैंड बजाया करते थे, ठीक है। और इनके साथ एक बहुत बड़ी परेशानी थी, इनको बहुत चिढ़ाया जाता था। इनको बार बार जो है नवंबर के अपराधी बोल बोल के इनको छेड़ते थे, बार बार चिढ़ाते थे इनको, इनकी बेइज्जती करते थे। अब इनको नवंबर के अपराधी क्यों बोलते थे, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो भैया उसका जो एंड आया वो 1918 के नवंबर में जर्मनी हार गया था। जर्मनी जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में हारा था, और कौन से महीने में हारा था, नवंबर के महीने में हारा था। इसलिए लोग इनके बार बार जो है मजे लेते थे, इनको छेड़ते थे कि नवंबर के अपराधी जा रहे, नवंबर के अपराधी जा रहे, ऐसे करके इनको चिढ़ाया करते थे, ठीक है। जिससे ये बेचारे बहुत परेशान हो गए थे, थोड़ा डिप्रेशन वगैरह में जाने लग गए थे, हालत खराब हो गई थी इनकी, ठीक है। मनोदशा जो है बहुत खराब हो गई थी इनकी, है ना। अब क्या था ना, पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। मतलब समाज की भी बैंड बज गई। अरे यार ऑब्वियस सी बात है, अगर युद्ध होगा तो उससे समाज भी परेशान होगा और वहां की राजनीतिक व्यवस्था है वो भी बदलेगी। सब चीजें, समाज में बदलाव आएगा, राजनीति जो है उसमें बदलाव आएगा, तो सब चीजों में बदलाव आने लग गया था, ठीक है। और जो सिपाही थे ना उस समय के, उन लोगों को आम नागरिकों से ज्यादा सम्मान दिया जा रहा था। ऑब्वियस सी बात है, सिपाही को सम्मान देना भी चाहिए, सैल्यूट है, पर जो सम्मान जो दिया जा रहा था वो सिर्फ दिखावे का सम्मान था। असलियत में इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बताऊंगा कैसे खराब हो गई थी, ठीक है। और क्या था, लोग ये चाहते एक्चुअल में, उस समय के जो नेता वगैरह जो उस समय के जो लोग थे वो चाहते थे कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो है सेना में जुड़े ताकि युद्ध लड़े, इसलिए वो सेना में भर्ती करना चाह रहे थे वहां पर, है ना। अब वो लोग जो सेना में भर्ती कराना चाह रहे थे तो वो ये चाहते ही थे कि जितने भी लोग हैं वो एकदम हष्ट पुष्ट हो, मर्दाना गुणों वाले हो, तुम ताकतवर हो, आप बॉडी बिल्डर, ठीक है, ताकि किसी की बैंड बजा के रख दे, है ना। ऐसे नहीं कि लप्पू से, है ना, वो समझ गए ना, ऐसे लप्पू अप्पू नहीं होना चाहिए कोई भी, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अब क्या था, मीडिया के अंदर जो सेना में लड़ता उसको मेडल वगैरह देते, तो मीडिया के अंदर भी उसकी वाहवाही करी जाती थी सोल्जर की, ठीक है। सोल्जर का जो है ऐसे मेडल दिए जाते थे, मीडिया में न्यूज़ खूब बनती थी, उसको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था, ठीक है। ये सिर्फ दिखावे का था, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बैंड बजी थी इन सोल्जर की। कैसे बैंड बजी थी मैं बताता हूँ। सच्चाई ये थी कि बेचारे ये सिपाही जो है खंदक के अंदर, खंदक मतलब ये ट्रेंच होती है ना, ये जहाँ लड़ने की जगह, वहाँ पर, है ना, बहुत दयनीय जिंदगी जी रहे थे भैया, बहुत सिपाही मर रहे थे। और यहाँ तक कि जो है इनको जब भी ये मरते थे इनकी लाशों को जो है ये चूहे खा जाया करते थे। ऐसे चूहे होते थे जो लाशों को खाते थे बेटा, ठीक है। और इनके ऊपर लगातार गोलीबारी होती थी, गैस वगैरह छोड़ दी जाती थी, जहरीली गैसें छोड़ दे, जिससे लाशों के ढेर लग गए थे भैया। इतनी भयंकर खुकार तरीके से इनकी मौत होती थी उस समय, है ना। और सिर्फ दिखाया क्या जाता था, और सेना में जो है जो भी है वो उसको सम्मान दिखा रहे, टीवी पे दिखा रहे, इस तरीके की चीजें हुआ करती थी पहले। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राजनीतिक रेडिकलवाद, जिसको आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट भी कहते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। समय जर्मनी के अंदर वाइमर गणराज्य की स्थापना हो रही थी, ठीक उसी समय के आसपास जो है रूस के अंदर बोल्शेविक क्रांति आई थी बेटा, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति कौन लेके आए थे, व्लादिमीर लेनिन आए थे। मैंने आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है रूस की क्रांति, एनिमेशन के साथ में पढ़ा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर देख लेना इस वीडियो के बाद में। वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट बना के दे रखी है आपकी पूरी की पूरी एसएसटी की, मजा आ जाएगा आपको क्लास 9th वालों, ठीक है। इस तरीके से पढ़ा है ना। चलो अब क्या है, देखो क्या हुआ था कि जैसे बोल्शेविक क्रांति हुई थी ना, उसमें बोल्शेविक क्रांति ने क्या करा था, इन्होंने जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ बोले थे, उसके खिलाफ विद्रोह करे थे। ठीक इन्हीं की तर्ज पे जो है इस जर्मनी के अंदर कुछ लोग ऐसे थे, कौन थे मैं बताता हूं। वो लोगों की भी एक कम्युनिटी थी जिसको बोलते हैं स्पॉटकिस्ट लोग, ठीक है, लीग, स्पॉटकिस्ट लीग करके थे वो, ठीक है। ये भी
भी क्या थे कि वो जो वाइमर गणराज्य है ना उनसे सहमत नहीं थे। मैंने बोला ना आपको, कुछ जर्मनी के ऐसे लोग थे जो बिल्कुल नहीं चाहते थे वाइमर गणराज्य को, बिल्कुल पसंद ही नहीं करते थे भैया वो, है ना। तो ऐसे लोग कौन थे, वो ये थे स्पॉटकिस्ट लीग के लोग थे, ठीक है। ये लोग जो है कैसे भी करके वाइमर गणराज्य को हटाना चाह रहे थे, उनको हटाने के लिए उनसे लड़ाई झगड़े विद्रोह करते थे उनका, है ना, खूब युद्ध लड़ने की कोशिश करते थे, उनको कैसे भी करके हटाने की कोशिश करते थे। अब जब ये स्पॉटकिस्ट लोग जो है अगर उसको हटाने की कोशिश करेंगे, विद्रोह करने की कोशिश करेंगे, तो इनको लोगों की तो जरूरत होगी कि नहीं होगी, इनको संगठन बनाने पड़ेंगे। तो इन्होंने संगठन बनाए, मतलब लोगों को इकट्ठा किया। और इनके जो लोग थे वो कौन कौन थे, वो तो शहरों के एक तो मजदूर थे और नाविक थे, नाव चलाने वाले, ऐसे लोग इनके साथ में थे बेटा, ठीक है, ऐसा। और ये कौन सी जगह पे थे, बर्लिन के अंदर हो रहा था सारी की सारी चीजें। मतलब ये स्पॉटकिस्ट लोग जो थे ये कहां पर थे, बर्लिन के अंदर थे। बर्लिन आज जो है जर्मनी की राजधानी, कैपिटल है बर्लिन, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो क्या बोला, बर्लिन जो है ना उसके अंदर ये सब लोग इकट्ठा हो गए थे और वहां पर ये सब मांग कर रहे थे कि भैया जैसे बोल्शेविक में हुआ है ना, जैसे बोल्शेविक ने किया है ना रूस में, भैया उखाड़ के फेंक दिया था उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट को, सेम टू सेम हम यहां से वाइमर गणराज्य को उखाड़ के फेंक देंगे, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों, ये सारे के सारे लोग जो है इस तरह की प्लानिंग कर रहे थे यहां पर, ठीक है, ऐसा। अब एक बात बताओ, जब ये लोग विद्रोह करेंगे, ऐसे लड़ने झगड़ने की प्लानिंग करेंगे, तो क्या वाइमर गणराज्य चुप बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा। उसको जैसे ही खबर पड़ी तो वाइमर गणराज्य में जो लोग थे, जैसे समाजवादी, डेमोक्रेट और कैथोलिक, इन्होंने भैया इन लोगों के साथ में विद्रोह करना चालू कर दिया, है ना। अब इन्होंने विद्रोह कैसे किया, इनके साथ में भी तो कोई लोग थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुराने जो सैनिक थे ना, जिनको फ्री कोर करके बोला जाता है, ठीक है, ऐसा, पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से, मतलब फ्री कोर कौन थे, पुराने सैनिक थे बेटा, ठीक है, उनकी मदद से जो है इन लोगों को, स्पॉटकिस्ट को जो है कुचल दिया था, मतलब इनकी बैंड बजा के रख दी थी, इनको मारा था लपक के, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ से जो है स्पॉटकिस्ट जो लोग थे उनकी बैंड बज गई थी अच्छे से। अब क्या है, फिर बाद में स्पॉटकिस्ट ने अपनी जो है ये जो पार्टी है ना, स्पॉटकिस्ट लीग जो भी संगठन था, इसका नाम बदल दिया इन्होंने, और फिर जो है इन्होंने नाम क्या रख दिया इसको, बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से रख दिया था, ठीक है। हार गए थे, अब हार गए ठीक है, पर वो मन में तो घृणा तो थी सही ना, तो कैसे न कैसे कुछ तो बदलाव करें, तो इन्होंने बदलाव करके क्या कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी नाम रख दिया था। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पॉटकिस्ट का नाम बाद में क्या हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी हो गया था। तो बेसिकली ये जो कम्युनिस्ट पार्टी और ये जो समाजवादी पार्टी थी, ये अब एक दूसरे के दोनों कट्टर दुश्मन बन गए थे बेटा, ठीक है, साम्यवादी और समाजवादी। साम्यवादी कौन है, वही कम्युनिस्ट पार्टी को साम्यवादी भी बोलते हैं, और समाजवादी, ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए थे बेटा, ठीक है। अब आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि दो बिल्लियों की लड़ाई में जो है बंदर मजा मार जाता है, बस वहां पर माहौल तो खतरनाक हो ही रहा था भाई साहब, जो कि हिटलर के लिए बहुत बढ़िया माहौल था। इतनी लड़ाई झगड़े हो रही थी, कोई किसी को हटाना चाह रहा था, बिल्कुल झगड़े वगड़े हो रहे थे खतरनाक वाले। तो हिटलर जो है इस माहौल को मजा लेना चाह रहा था, ठीक है। मतलब होना क्या चाहिए था, कायदे से इन दोनों को आपस में मिलना था, है ना। ये दोनों अगर आपस में मिलते तो इस हिटलर के खिलाफ मोर्चा निकाल सकते थे, इसके खिलाफ युद्ध लड़ सकते थे, इसकी बैंड बजा सकते थे। पर ये दोनों ही आपस में लड़ाई करने लग गए, तो हिटलर के तो मजे हो गए कि नहीं हो गए, तो हिटलर के अपने आप मजे हो गए भाई साहब। अब बस ये बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है वहां पर, ठीक है, ऐसा। अब क्या हुआ ना बेटा, इतनी सब प्रॉब्लम तो हो ही रही थी राजनीति में, इन सब जगहों पे प्रॉब्लम तो हो ही रही थी। उसके अलावा जो जर्मनी है ना बेटा, वो आर्थिक संकट से जूझ रहा था। अब आर्थिक संकट से कैसे जूझ रहा था, क्योंकि ये युद्ध लड़ रहा था। युद्ध के लिए चक्कर में इसने क्या किया, जो इसने बहुत सारा कर्जा ले लिया था बेटा, ठीक है। अब भैया युद्ध लड़ोगे तुम तो क्या ईंट पत्थर से लड़ोगे क्या, नहीं लड़ सकते ना। बड़े बड़े युद्ध तो जो है बिना पैसे के हथियारों से, इन सब चीजों से लड़े जाते हैं, तो बिना पैसे के तो युद्ध लड़ाएगा ही नहीं भाई साहब, ठीक है। तो इन्होंने जो क्या किया, युद्ध लड़ने के लिए पैसा ले लिया। अभी सोचो यार, जर्मनी के लोगों में मतलब पैसा किस चीज के लिए, मारकूट लड़ाई झगड़े के लिए पैसा ले रहे, अब क्या ही बोले आप, है ना, ऐसा। इस कहानी से याद रखना, कभी भी पैसे जो है लोन वगैरह फालतू चीजों के लिए नहीं लेने का, घूमने फिरने के लिए, याशिया करने के लिए, आईफोन लेने के लिए लोन मत लेना, वरना आपकी बैंड ही बजेगी, ठीक है। तो इन्होंने लोन ले लिया। अब बदले में भाई साहब क्या हुआ कि जो लोन लिया उस लोन को चुकाना तो पड़ेगा ना, तो ये चुकाते कैसे थे, उसका हर्जाना कैसे भरते थे, गोल्ड, सोने की मदद, मतलब सोना वापस करते थे उसके बदले में, ठीक है। और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा था, समझ गए ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपसे, लोन हमेशा अच्छे कामों के लिए लेना चाहिए, आईफोन के लिए, इन सब चीजों के लिए लोन नहीं लेना चाहिए बेटा, वरना बहुत तकलीफें झेलनी पड़ेगी जीवन में, ठीक है, ऐसा। अब आगे सुनो क्या हुआ। इतना सारा जो है कर्जा ले लिया, बदले में जो है सोने की मुद्राएं देनी पड़ रही है, सब कुछ हो रहा है। तो भैया
जो जर्मनी है उसका खजाना तो दिन पे दिन खाली हो गया, कर्जे में आ गया भयंकर वाला, इसके ऊपर लपक के कर्जा हो गया वहाँ पे। अब जब कर्जा हो गया तो वहाँ के जो जर्मनी के कुछ लोग थे जो अर्थशास्त्री थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कह दिया हमारे पास अब कुछ नहीं भाई, हाथ खड़े कर दिए, लोन नहीं चुकाना चाह रहे, अब बस के हो गया, जितना दे दिया, अब नहीं चुकाएंगे, हमने हाथ खड़े कर दिया, हमारे पास पैसा नहीं है, जब भाड़ में जाओ, जो उखाड़ना उखाड़ लो, नट गया जर्मनी के नहीं है। अब जिन्होंने लोन दिया, जैसे फ्रांस ने लोन दिया, वो क्या चुप बैठेगा क्या? उसको गुस्सा तो आएगा ना, क्योंकि उसने पैसे दिए हैं, वो अपना पैसा वसूलना चाहता है कैसे भी करके। तो फ्रांस ने बेटा क्या किया, फ्रांस ने जो है जर्मनी की तरफ बोला, ए लोन नहीं देगा ना साले, तेरे को तेरे घर से उठा के लेके जाऊंगा, तेरे घर की सब चीजें चोक, वो करते, अभी भी करते कि नहीं करते बताओ? अगर मान लो आपने किसी से कर्जा दिया है ना, कर्जा दे दिया किसी को और वो आपके पैसे नहीं चुका रहा है, जैसे मेरा एक दोस्त है वो ऐसे ही करता है, उसके जब कोई पैसे नहीं चुकाता ना, वो क्या करता है, वो बहुत बार ऐसे धमकियां देता रहता है कि बेटा तेरी जो है गाड़ी है उसका पहिया लेके चले जाऊंगा, ठीक है, इस तरह की हरकत है। कभी किसी से बोलता है तेरे घर से तेल का डब्बा लेके चले जाऊंगा, किसी से कभी क्या बोलता है साइकिल चोरी कर लूंगा, इस तरीके की बातें करता है। सेम टू सेम फ्रांस वाले जो है ना भाई साहब, उन्होंने भी सोचा कि यार तू लोन नहीं दे रहा है ना, कैसे देगा तेरे को, हम बताते लोन सब तेरे से सब वसूल लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, जर्मनी के अंदर एक जगह है जिसको रूर बोलते हैं, शहर है एक रूर, ठीक है, वो औद्योगिक शहर होता है बेटा, और वहां औद्योगिक शहर है, अच्छा खासा इंडस्ट्री है ना, और वहां पर कोयले का अच्छा खासा उत्पादन भी होता है, अच्छा भयंकर बढ़िया शहर है मतलब वो। इन लोगों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया फ्रांस ने, कि ले मत दे लोन, हम तेरी इंडस्ट्री को तबाही कर देंगे, सब बैंड बजा देंगे तेरी, ठीक है। इस तरीके से कोयले भंडारों का इलाका था जिसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। कौन सी जगह है वो? रूर करके वो जगह है, नाम ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, ऐसा। अब क्या हुआ, जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। अब क्या है कि देखो, फ्रांस ने अटैक करा, फ्रांस ने जो उसकी रूर पे कब्जा कर लिया, ये सब कर लिया, तो अब जर्मनी के पास पैसे है नहीं, है ना, अब उसके जो तो कंगाल होते जा रहा है, तब वो क्या करेगा, तो जर्मनी के कुछ महान जो अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट, उन्होंने क्या राय दी कि काम करते हैं, भाड़ में जाए, हमको किस चीज की जरूरत है, हम तो जो है काम करते हैं, अपने खुद के पैसे खुद से ही छाप लेते हैं। मतलब वो नोट छापने की बात कर रहे हैं कि हमारे पास तो मर्जी पड़े जितने कागज ही तो है, कागज के नोट मर्जी पड़े जितने छाप लेते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन अपने मन में भी आता ही होगा कि यार ये नोट है, अपन भी छाप लो यार, क्या नोट, सरकार नोट क्यों नहीं छाप लेती, चलता है ना, ऐसे पहले मन में इस तरीके के सवाल आते होंगे, आपके आते ही होंगे, ठीक है, कि यार मर्जी पड़े जितने नोट छाप ले सरकार, कोई दिक्कत नहीं, कोई गरीबी नहीं रहेगा, इतने सारी गरीबी ही खत्म हो जाएगी, इस तरीके की बातें आ रही होगी। तो वहां पर भी इस तरीके की चीजें हुई। अब देखो, इस तरीके की जब चीजें होती है ना, नोट जब छापने लग जाती है ना गवर्नमेंट, तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट तो नहीं, हाँ गवर्नमेंट ही छापती है अपने यहाँ पे तो, पर अगर जरूरत से ज्यादा नोट छपते हैं तो उससे क्या तकलीफ होती है, समझना इस बात को। मेरे को भैया एक ब्रेड खरीदना है, क्या खरीदना है, एक रोटी खरीदनी है, समझो आप, ठीक है, ऐसा। अब अभी वो ब्रेड जो है, मान लेते हैं वो 10 रुपए का आ जाता है, कितने का आ जाता है, 10 रुपए का आ जाता है, ठीक है। अब भैया मेरे पास, मैं खुद ही नोट छाप रहा हूँ, लग क्या रहा है, प्रिंटिंग में जाता क्या है, नोट छाप रहा हूँ। मान लो कि मेरे को वो नोट जो है, मतलब वो जो ब्रेड है वो 10 रुपए में मिल रहा है। अब मेरे पास भी 10 रुपए हैं और मेरे अलावा भी एक और आदमी के पास में भी 10 रुपए है, और ऐसे सभी बहुत सारे लोगों के पास 10 रुपए है, और ब्रेड वो एक ही है। हर आदमी जो है उस ब्रेड को खरीदना चाह रहा है। अब आप बताओ, वो ब्रेड जिसका भी जो दुकानदार है, वो दुकानदार किसको ब्रेड देगा, उसके तो तकलीफ हो गई। तो दुकानदार क्या सोचेगा, ये तो बढ़िया कमाने का मौका है यार, एक काम करता हूँ ब्रेड की कीमत बढ़ा देता हूँ, तो 20 कर देता है। अब नोट जो लोग थे उनका जा क्या रहा था, है ना, उन्होंने सोचा चल तू 20 कर रहा है, छापना तो हमारे हाथ में ही है, ये ले हम 20 का नोट छाप लेते हैं। तो इन लोगों ने 20 का नोट छापना स्टार्ट कर दिया। अब कुछ लोगों ने 20 का नोट छापा, उन्होंने कहा ये ले यार, जब छपाई फालतू ऐसे ही तो हो रही है, लग क्या रहा है, तो इन्होंने कहा एक काम करो, हम 30 का छाप लेते, ले बेटा तू हमको 30 रुपए में ये ब्रेड का टुकड़ा दे दे। तो ये बोलेगा तुम 30 का छाप रहे हो, ये लो साले हम 50 का नोट छाप लेते, ये लो भाई साहब। इसने बोला तुम 50 में इसको खरीद रहे हो, ये लो भाई साहब हम 100 रुपए का नोट छाप लेते, ये लो अब 100 रुपए में दो। इनका लग क्या रहा है, नंबर ही तो लिख रहे हैं, छपाई में नंबर ही तो लिखना है, 20 को हटा के 30, 30 को हटा के 50 हो। तो एक बात बताओ, जो रोटी 10 रुपए में आ जाया करती थी, अब वो 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, ये सब नोटंकियां चल रही है। तो एक्चुअल में आपने क्या किया, नोट छाप के जो है आपने इस पूरी नोट की वैल्यू को ही गिरा दिया, पैसे की कोई कीमत ही नहीं रखी आप लोगों ने। यही हो गया ना इसका मतलब। तो बस सेम काम जो है जर्मनी के अर्थशास्त्रियों ने किया। उन्होंने भाई साहब इतने ज्यादा नोट छाप लिए कि उनका जो नोट है, जो करेंसी है, वहां पर कौन सी करेंसी चलती, मार्क चलती। जैसे
जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है ना, ऐसे वहां पे मार्क चलता है, उस मार्क की जो कीमत है उसको ही बहुत ज्यादा गिरा दिया। मतलब ऐसा कहते हैं कि एक अमेरिकी डॉलर जो है अप्रैल महीने में एक अमेरिकी डॉलर 24,000 मार्क के बराबर था। मतलब आप $1 दो और बदले में 24,000 मार्क ले लो। आज जैसे है कि नहीं अपने पास, कि अगर मेरे पास में $1 है, ठीक है, $1 है, तो अभी $1 लगभग 85 रुपए के आसपास चल रहा है। तो अगर मैं $1 मेरे पास है तो वो हमारे भारत के 85 रुपए हो गए, है ना। ऐसे ही भाई साहब उस समय जो है एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क हो गई थी, ठीक है। फिर जब जुलाई का महीना आया ना बेटा, तो जुलाई के महीने के अंदर वही एक अमेरिकी डॉलर की कीमत जो है 3,53,000 मार्क हो गई। सोचो आप $1 लेके जाओगे तो 3 लाख 3.5 लाख मार्क आपको मिल जाएंगे। और दिसंबर के अंदर जो है ये एक अमेरिकी डॉलर की जो कीमत है वो भाई साहब आप देखो, यहाँ पे आपका दिमाग नंबर पढ़ने में परेशानी हो जाएगी, इतने ज्यादा हो गए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है बोलो? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। भाई साहब 9,88,60,60,000 मार्क के बराबर एक अमेरिकी डॉलर। मतलब आप सोचो मार्क की कीमत कितनी बेकार हो गई है, कितनी घट गई है ना। बैंड बज गई वहां पे, क्योंकि इन्होंने खुद से नोट छाप लिए थे, मर्जी पड़े जितने, ऐसा। इसलिए तो सरकार ने अब नोट छापने पे जो है पाबंदी लगा रखी है, इलीगल माना जाता है ये सब इसीलिए है, ठीक है। ऐसा तो नोट जो है ढेर सारे नोट आने लग गए भाई साहब, बाढ़ लग गई नोटों की। वहां पे ऐसा कहा जाता था कि मतलब पहले जर्मनी की ये हालत हो गई थी कि अगर उनको एक पाव रोटी भी खरीदनी है तो भाई साहब वो पूरी की पूरी बैलगाड़ी भर के नोट लेके जाया करते थे। मतलब इतने सारे नोट देंगे जब जाके एक पाव रोटी उनको मिलेगी। तो मजाक बनने लग गया था जर्मनी का अच्छा खासा, है ना। बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, हर कोई बेइज्जती करता था जर्मनी के। देखो तुमने क्या करा यार, तुम्हारे इकोनॉमिस्ट कैसे हैं, है ना, तुम्हारे अर्थशास्त्री कितने बेकार है, कुछ भी ध्यान नहीं रखा। तो हमदर्दी का पात्र बन गया था, ठीक है। ऐसा अब क्या है कि देखो इतने सारे नोट जो है ये सारी की सारी जब चीजें हो रही है, इतना सारा नोट आ रहा है, तो इस पूरे संकट को बोलते हैं हम लोग अति मुद्रास्फीति। क्या नाम दिया गया इसको? अति मुद्रास्फीति। मतलब जरूरत से ज्यादा नोट छप जाते हैं ना जब, तो उसको क्या बोलते हैं? अति मुद्रास्फीति। तो क्या बोलेंगे? जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखना। अति मुद्रास्फीति किसको कहेंगे? तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे कि जब कीमत जो है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, है ना, तो उस स्थिति को जो है अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। आ गई बात समझ में? अब जब अति मुद्रास्फीति आ गई तो बहुत बड़ा संकट था, तो फिर भैया संकट से कोई तो बचाने आएगा ना, कोई तो मसीहा होगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पर फिर एंट्री लेते हैं अमेरिकी सरकार। अमेरिकी गवर्नमेंट ने एंट्री ली और उन्होंने बोला कि यार तुम्हारे को ये तो वाकई में बहुत तकलीफ वाला काम हो गया है, बहुत ही ज्यादा परेशानी का मामला हो गया है। तो अमेरिका ने इसमें एंट्री ली और अमेरिका ने एक नई योजना बनाई, ठीक है, जर्मन सरकार के लिए। और उस योजना का नाम था डॉब्स योजना। क्या नाम था बेटा? डॉब्स योजना। तो याद रखना अमेरिका, इसलिए इसके लिए अमेरिका ने डॉब्स योजना बनाई। डॉब्स योजना क्यों बनाई थी? क्योंकि वो अति मुद्रास्फीति का जो संकट आया था जर्मनी के ऊपर, उससे बचाने के लिए बनाई गई थी। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है ये सब, ठीक है। ऐसा अब इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। मतलब जर्मनी के ऊपर जो इतने सारे आर्थिक संकट आ रहे थे ना, उससे बचाने के लिए जो जर्मनी के ऊपर हर्जाने की जो शर्तें थी, मतलब जो जर्मनी जो लोन चुका रहा था ना अपना, उसने इतना कर्जा ले लिया तो कर्जे को चुकाना तो पड़ेगा ना। तो उस चुकाने के ऊपर जो उसके ऊपर 6,000 पाउंड का कर्जा पहले से ही था, फिर युद्ध के लिए उसने लोन ले लिया, इन सब चीजों से, इस सब कर्जे से बचाने के लिए जो है अमेरिका ने वो जो कर्जे के जो कुछ नियम शर्तें थी, कानून थे, उसको बदलने की कोशिश करी, जिसी को हम बोलते हैं डॉब्स योजना, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बेटा? ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मंदी के साल। 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता थी, मतलब शांति का माहौल था वहां पर। क्यों था? क्योंकि अमेरिका हेल्प कर रहा था भैया, अमेरिका जो है वो पैसा दे रहा था, इसलिए इनके यहाँ पे शांति थी, ठीक है। पर ये शांति जो है कुछ पल की थी भाई साहब, है ना। हुआ क्या कि संकट अमेरिका के ऊपर ही आ गया, और है ना। अब अमेरिका के साथ में क्या हुआ कि अमेरिका के अंदर एक जगह है जिसको वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, शेयर बाजार बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, शेयर बाजार। ये दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, ध्यान रखना। क्या नाम है इसका, द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ठीक है। ये धराशायी हो गया भैया, शेयर बाजार ही गिर गया। तो जब अमेरिका में ही हालत खराब हो गई है, तो जो अमेरिका हेल्प पहुंचा रहा है, पैसा पहुंचा रहा है, वो सब रुक जाएगा, वो सब बंद हो गया, जिससे जर्मनी की हालत जो है वापस से खस्ता हो गई, हालत खराब हो गई थी, ठीक है। ऐसा अब क्या हुआ, कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ शेयर बेचे ही जा रहे थे। डर तो लगेगा ही सही ना, जो भी शेयर बाजार के लोग थे उनको भैया युद्ध वुद्ध इतने सारे संकट पहले ही चल रहे हैं, उन्होंने धमाधम अपने शेयर बेचे। और पता है आपको 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। भाई साहब कितने शेयर बेच दिए एक ही दिन में, 1.3 करोड़ शेयर। छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है उस जमाने में, ठीक है। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी, यहां से आर्थिक महामंदी की शुरुआत हो गई थी। और 1929 से 1932 तक अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई थी। अमेरिका की हालत खराब हो गई थी बेटा, ठीक है। जब अमेरिका की इनकम ही कम हो गई तो वहां जितने भी उद्योग वगैरह चल रहे थे वो सब के सब बंद हो गए भाई साहब, ठीक है। निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों के ऊपर संकट मंडराता जा रहा था, फसल अच्छे से नहीं आ रही थी, बहुत तकलीफें चल रही थी, है ना। जो सट्टेबाज थे वो बाजार से अपना पैसा वापस से खींच रहे थे, मार्केट से हर आदमी पैसा निकालने की सोच रहा था कि कहीं हम डूब ना जाए, हमारा पैसा बर्बाद ना हो जाए भैया, ठीक है। अब जो अमेरिका में आर्थिक मंदी आई थी उसका असर पूरे विश्व को देखना पड़ गया था, पूरी दुनिया भर ने महसूस किया था। आज भी हो रहा है ना, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अभी भी ट्रेड वॉर चल रहा है, आपको पता हो तो, उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं पूरे दुनिया के बाजारों पे इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज का, ठीक है। ऐसा अब क्या है सॉरी बेटा, है ना। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पे पड़ा। ऑब्वियस सी बात है पड़ेगा ही सही ना, क्योंकि इसकी पहले से हालत खराब है, इतने युद्ध लड़े इसने, इसलिए इसकी सबसे ज्यादा बैंड बजी थी। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। समझो आप, इतनी घटती हो गई वहां पे, सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अंदर जो है जो इंडस्ट्री थी वो 40% ही रह गई बस। जो 100% इंडस्ट्री होती थी वो 40 पर, मान लो अगर 100 उद्योग लग रहे हैं तो 40 उद्योग ही रह गए थे वहां पे, इतनी खराब हालत हो गई थी। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके पैसे, उनकी वेतन जो है, तनख्वाह उनकी कम कर दी गई थी, ठीक है। बेरोजगारों की संख्या लगभग 60 लाख तक पहुंची थी, इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई थी वहां पर, ठीक है। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे बड़ी तादाद में लोग दिखाई देने लग गए जो अपने गले में से तख्ती बांध के घूमते थे कि मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे काम दे दो, मेरा घर खर्चा चल जाए। तो बेचारे ऐसे तख्ती लटका लटका के घूमते थे कि कहीं से हमको काम मिल जाए बेटा, इतनी हालत में हम कुछ भी कर लेंगे, बस आप काम दो, है ना। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे या नुक्कड़ों पर झुंड लगाकर बैठते हुए मिलते थे, है ना। और बहुत सारे बेरोजगार जो है वो लाइन, लंबी लंबी लाइनें दिख रही है आपको, ये लाइनें, ये लंबी लंबी लाइनें लगाकर जो खड़े रहते थे किसके बाहर, दफ्तरों के बाहर, कि हमको कहीं नौकरी मिल जाए। अब आप सोचो, जब इतनी बेरोजगारी बढ़ेगी, रोजगार खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, आपराधिक गतिविधियां बढ़ेगी। बेचारे जो लड़के लड़की हैं, जो नौजवान है, वो उल्टी सीधी चीजों में पड़ने लग गए थे। अब काम नहीं है तो क्या करेगा आदमी, है ना। सिगरेटबाजी, दारूबाजी, सुट्टाबाजी, ये सब उल्टे सीधे काम, अपराधिक, किसी को मारना, लूटपाट, चोरी चकारी, इन सब एक्टिविटी में ये सब पड़ने लग गए थे। चारों तरफ बहुत भयानक माहौल हो गया था, बिल्कुल हताशा ही हताशा फैल गई थी वहां पर, है ना। सब लोगों को डर लगने लग गया था कि यार ये क्या चल रहा है यार। और जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्यम वर्ग, खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। पैसे की कीमत घट रही थी, मैंने बताया ना आपको, मार्क की कीमत घटती जा रही थी। डॉलर के बदले जो मार्क लाखों करोड़ों में बिक रहा था, है ना, तो उसकी कीमत घट रही थी। तो बेचारे जिन लोगों ने भी अपनी सेविंग करी थी उनके टेंशन होने लग गई कि अब तो सब पैसा जाएगा अपने हाथ से, ठीक है। आदमी इतनी मुश्किल से पैसा कमाता और ऐसे फट से चले जाएगा तो बुरा तो लगेगा ही सही ना, डर तो लगेगा ही सही। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसाय, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समझ गए आप, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे लोग, व्यापार खराब होने लगे थे, रिटेल का काम बिगड़ गया था, बहुत सारे बिजनेस ठप्प पड़ गए थे। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। अब ये सर्वहाराकरण क्या होता है बेटा, समझना। सर्वहाराकरण का मतलब होता है गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना। मान लो किसी के पास ठीक ठाक पैसे, वो बहुत अमीर नहीं है पर इतनी तकलीफें हो रही है तो उसकी वजह से वो गरीब होता जा रहा है और उसको मजदूरी करनी पड़ रही है, उसको बोलते हैं सर्वहाराकरण।
हराकरण, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ऐसा तो यहाँ पे समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही ढर्रा रहा, मतलब ऐसा ही चलता रहा, तो वे भी एक दिन मजदूर बन के रह जाएंगे या हो सकता उनके पास कोई काम ही ना बचे। तो डर तो लगेगा ही सही ना लोगों को, ठीक है। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत नहीं टूटी थी, मतलब अभी कुछ मजदूर थे जो अभी भी हिम्मत रख रहे थे और काम कर रहे थे, जो मिल रहा था जैसे जैसे वो कर रहे थे बेटा, ठीक है। लेकिन बेरोजगारी की बढ़ती फौज उनकी मोलभाव क्षमताओं को भी चोट पहुंचा रही थी। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है तो कौन खरीदेगा, कोई खरीद ही नहीं रहते, खरीद भी रहते तो मान लो 100 रुपए की चीजें तो बोल रहे हैं हमारे पास 10 रुपए है। तो ऐसे ये मोलभाव क्षमता होती है, ये खराब होने लग गई थी, पैसा ही नहीं है बेचारे लोगों के पास में, ठीक है। बड़े व्यवसाय संकट में आ गए थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है ना, वो भैया कृषि उत्पादकों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। बहुत सारे किसान परेशान होने लग गए थे। युवाओं का अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था और बेचारे जो बहुत सारे बच्चों की माँ है उनके दिल भी बैठ गए थे। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को जो है खाना वाना नहीं खिला पा रहे थे, है ना। बहुत तकलीफ भरा जीवन हो गया था उनका वहां पर। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजरा था। मतलब जो वाइमर गणराज्य है उसकी पूरी बैंड बज गई थी बेटा, बहुत हालत खराब हो गई थी उस जगह पे उसकी, है ना। जिसकी वजह से वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। तानाशाही समझते हो ना आप लोग, जहां से लोकतंत्र हट जाता है और जहां पर कोई एक आदमी आके उस पूरे देश को चलाने लग जाता है, उसको तानाशाही, फिर वो जैसा बोलेगा वैसा ही सबको करना पड़ेगा, उसको तानाशाही बोलते हैं बेटा, ठीक है। इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से भी संबंधित थी। अब ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, चलो इसको समझते हैं, ठीक है। इस प्रावधान, इसको समझना है ना। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन हो गया था और गठबंधन की सरकारें बन रही थी वहां पर, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या हो रहा था, लोग तो परेशान हो गए थे। अब लोग जो है किसी एक पार्टी को जिता ही नहीं रहे थे, वोट ही नहीं दे रहे थे, अलग अलग तरीके से वोट दे रहे थे। कोई किस पार्टी को जिता रहा था, कोई किस पार्टी को जिता रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ कि कोई सी भी एक पार्टी जो है पूर्णतः बहुमत के साथ में नहीं आ रही थी, गठबंधन की सरकार बन रही थी। अब जब भी गठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें दिक्कत होती है, वो सरकार ढंग से नहीं चल पाती बेटा, ठीक है। बहुत तकलीफ हो, क्योंकि उसमें कोई एक आदमी कुछ और करने ही कहेगा, दूसरा उसकी बात नहीं मानेगा, उनकी बनेगी नहीं, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, लफड़े होंगे, उन सबका जो है भुगतान किसको करना पड़ेगा, जनता को करना पड़ेगा। तो गठबंधन की सरकारें बन रही थी उस समय, ठीक है। अब क्या था, दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी। अब ये अनुच्छेद 48 क्या होता है, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति के पास में आ गया था, मतलब सारी की सारी पावर, ठीक है। ऐसा अपने छोटे से जीवन काल में इतनी सारी तकलीफें देखी है ना, किसने देखी, वाइमर गणराज्य ने। तो क्या बोल रहे हैं, अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज्यादा नहीं रही। मतलब सिर्फ 239 दिन तक ही चला है, जिसमें भी 20 मंत्रिमंडल बदल गए थे। इतनी तकलीफें भरी, सोचो ना आप, अपने यहाँ की जो सरकार है अगर वो बार बार गिर जाए, हर थोड़े थोड़े दिन में सरकार गिरे तो भैया परेशान हो जाएगी जनता वहां की, ठीक है। तो इतनी तकलीफें झेली थी वाइमर गणराज्य ने। आई बात समझ में। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया था। मतलब अब हिटलर की एंट्री हो चुकी थी जब इतनी सारी तकलीफें हो रही थी उस समय, ठीक है। हिटलर जो है उनकी पार्टी का नाम था बेटा नाजी पार्टी। अब हम इन सब चीजों को समझने से पहले हिटलर की थोड़ी सी जीवनी के बारे में समझ लेते हैं। तो हिटलर जो है उसका जन्म ऑस्ट्रिया के अंदर एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। हालत बहुत खराब थी, गरीबी बहुत ज्यादा थी, भुखमरी जैसी हालत थी, ठीक है। ऐसा हिटलर जब थोड़े बड़े हुए तो ये पेंटिंग का काम करते थे, पेंटर थे ये तस्वीरें वगैरह बनाते थे। हालांकि इनकी तस्वीर ज्यादा बिकी नहीं तो पैसा आया नहीं, इसकी वजह से इनको मजबूरन वो पेंटिंग का काम करना छोड़ना पड़ा और रोजी रोटी के चलते हुए इन्होंने सेना के अंदर ये भर्ती हो गए थे। मतलब सेना ज्वाइन कर ली थी इन्होंने, ठीक है। और ये सेना के अंदर जो है संदेश वाहक का काम करते थे। मतलब एक मैसेज को दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करते थे, ठीक है। उस समय व्हाट्सएप वगैरह तो होता नहीं था ना, तो उस समय इस तरीके के काम दिए जाते थे लोगों को, ठीक है। ऐसा धीरे धीरे हिटलर ने जो है अपने सेना में अच्छा काम किया और ये कॉर्पोरल के पद पे आ चुके थे। कॉर्पोरल एक पद होता है उस समय का, ठीक है, जहां पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि जुनूनी तो थे ही सही। तो इन्होंने काफी सारे मेडल जो है वहां पे जीते थे, काफी सारे मेडल इन्होंने हासिल कर लिए थे, ठीक है। अब क्या था कि इनको बहुत बुरा लगा कि जब भैया जर्मनी जो हार गया था, याद है ना प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो गई थी, तो इनको बहुत बुरा लगा था।
और इनका दिमाग जब घुमा जब वर्साई की संधि हुई थी। वर्साई की संधि में जर्मनी की सबसे ज्यादा बैंड बजी थी, जो मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाया, पहले पढ़ा दिया आपको, ठीक है। ऐसा तो हो क्या रहा था, जब ये वर्साई की संधि हुई ना, इस संधि ने तो इसको बहुत ज्यादा गुस्सा, आग बबूला कर दिया था, इतना दिमाग घुमा दिया था इसका, बहुत गुस्से में आया था। तो इसने क्या किया, 1919 में जर्मन वर्कर पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। और वहां पे धीरे धीरे इसने काम किया, उस पार्टी को कंट्रोल किया, वहां पे अपना नाम कमाया, और बाद में उसी पार्टी का नाम बदलकर जो है इसने रख दिया नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। क्या नाम रखा, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। इसी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को हम लोग नाजी पार्टी या नात्सी पार्टी भी कहते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अब एक पार्टी बन गई है, एक राजनीतिक पार्टी बन गई है, जब वो लोगों के बीच में जाएगी तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि लोग उसको डायरेक्टली वोट दे देंगे। लोग पसंद थोड़ा ना करते हैं, शुरुआत में नई चीजों को कभी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा तो नात्सी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक में शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया। शुरुआत में नहीं कर पाएगा, टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन महामंदी के दौरान नात्सीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। लेकिन जब जनता परेशान होने लग जाती ना, तो फिर कोई नया आदमी भी कुछ बोलेगा, अच्छी अच्छी बातें करेगा, तो जनता उसकी भी मान लेगी, ठीक है। तो हो क्या रहा था, अब जनता कैसे परेशान हुई थी, मैंने आपको पहले भी बताया था। हुआ क्या कि भैया बैंक जो है बहुत सारे करप्ट हो चुके थे, बहुत सारे बैंक जो है दिवालिया हो चुके थे बेटा, बैंकरप्सी हो चुकी थी। काम धंधे बंदे होते जा रहे थे, लोगों के पास काम नहीं था, बेरोजगारी हो रही थी, लाचारी हो रही थी, भूखमरी हो रही थी, बहुत सारी टेंशनें हो रही थी। इसी बीच जो है नात्सी प्रोपोगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दे रही थी। अब जब लोग परेशान हो जाते तो मैंने कहा ना, फिर कोई भी आके उनसे अच्छी बातें करेगा तो वो उसकी तरफ जो है उसकी तरफ आकर्षित होने लग जाते थे। तो नात्सी जो है ऐसे काफी प्रोपोगेंडा फैलाते थे। ये प्रोपोगेंडा का मतलब होता है प्रचार, ये अपना प्रचार करते थे कि हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आई बात समझ में, तो लोग इनकी तरफ आकर्षित होने लग गए थे फिर धीरे धीरे, ठीक है। ऐसा अब क्या हुआ ना बेटा, 1929 में नात्सी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट ही मिले थे। 1929 में नात्सी पार्टी को कितने वोट मिले, 2.6% वोट ही मिले थे। लेकिन मात्र 3 साल में 1932 के अंदर उनको 37% वोट मिले थे। और फिर भैया 1932 में नात्सी पार्टी जो है वो जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। मात्र 3 साल में इतनी तरक्की करी थी। अब इतनी तरक्की हुई कैसे, क्योंकि इनका जो लीडर था, जो हिटलर था, भाई साहब बहुत धुआंधार बल्लेबाज था, बहुत तगड़े तरीके से बोलता था, है ना। इसके प्रचार करने का, इसका समझाने का तरीका, लोगों से भाषण देने का तरीका बहुत ज्यादा भड़काऊ था, एकदम बहुत जोशीले तरीके से बोलता था, लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता था। इसकी स्टाइल ही कुछ ऐसी थी। ये अपने भाषण में बातचीत करता था कि भैया हम बेरोजगारी हटाएंगे, हम लोगों को रोजगार दिलाएंगे, हम जो ये जितनी भी चीजें हुई है ना, बेरोजगारी हटाएंगे, रोजगार दिलाएंगे, लड़ाई झगड़े खत्म कर देंगे, जर्मनी से जो है हम जर्मनी को वापस से आजाद कराएंगे। इस तरीके की खूब सारी बातें करता था ये, ठीक है। और लोगों को विश्वास दिलाता था भैया, है ना। और साथ में ये क्या करते थे, अपनी पार्टी का खूब लपक के प्रचार भी करते थे। हिटलर को एकदम महान दिखाने की कोशिश करते थे, खूब ज्यादा प्रचार प्रसार होता था, रैलियां निकलती थी, ठीक है। इस तरीके लाल झंडे लेके निकलते थे, नात्सी सैल्यूट होता था, जैसे ही हिटलर को देखते थे सब लोग मिलकर ऐसे कर देते थे, या ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके नात्सी सैल्यूट बोलते थे इसको। ये देख रहे हो आप, ये देखो ये कुछ कर रहे हैं लोग, इधर की तरफ देखो आप, इसको नात्सी सैल्यूट बोलते हैं। तो हिटलर को देखे, ताकि इससे क्या है, हिटलर को एकदम महान बनाने की कोशिश करते थे ये, ठीक है। ऐसा बहुत सारी तालियां वगैरह बजाया करते थे हिटलर के सम्मान में। मतलब इन्होंने प्रचार इस तरीके से किया कि भैया ये हिटलर को कहीं का मसीहा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हिटलर तो मसीहा है, गरीब लोगों का मसीहा है भैया, हिटलर के साथ में रहोगे तो सबका भला होगा, एक मसीहे की तरीके से इसको दिखाते थे ये भैया कि हिटलर ने अवतार लिया है। आई बात समझ में। अब हम समझेंगे लोकतंत्र का ध्वंस, मतलब इसका खात्मा, लोकतंत्र का खात्मा कैसे हुआ। तो देखो क्या था, 30 जनवरी 1933 में वहां के राष्ट्रपति जो कि हिंडेनबर्ग थे, उन्होंने हिटलर को चांसलर का पद दे दिया था।
इनका जो मंत्रिमंडल था ना उसमें चांसलर का पद इसको मिल गया था। और पता है ये सबसे शक्तिशाली पद हुआ करता था, मतलब हिटलर के हाथ में खतरनाक तरीके से पावर आ गई थी, है ना। ऊपर से जो रूढ़िवादी थे, जो दूसरे लोग थे, उन लोगों ने भी नाज़ी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, जिसकी वजह से इनकी पावर और ज्यादा बढ़ गई थी। अब जब किसी व्यक्ति की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो कुछ परवाह नहीं करता। उसने सोचा अब तो लोकतंत्र की बैंड बजा के छोड़ेंगे हम लोग, समझ में आए ना। अब भैया हम तानाशाही स्थापित करेंगे। अब ये चाहता तो वैसे ही, इसके मन में तो यही था कि तानाशाही स्थापित करे। अब हुआ क्या कि फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड ने उसका रास्ता और आसान हो गया। मतलब मैंने आपको बताया जर्मन में एक संसद है जिसका नाम है राइक्सटाग, उसके अंदर भैया एक अग्निकांड हो गया था। अब वो अग्निकांड किसने किया, क्या किया, ये हमको नहीं पता है, इसीलिए हम लिखते हैं रहस्यमयी। मतलब पता नहीं है कि किसने करवाया और कैसे हुआ, इसलिए इसको रहस्यमयी अग्निकांड कहते हैं। इस अग्निकांड की वजह से जो है हिटलर का रास्ता और साफ हो गया था, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ भी अंदाजा लगा सकते हो, है ना। ऐसा 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिग्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आजादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया था। मतलब भैया जो अभिव्यक्ति की आजादी है, जो लोग लिख सकते थे, पढ़ सकते थे, जो प्रेस करते थे, प्रेस मतलब जो ये न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले, इन सबको निलंबित कर दिया गया था, बंद कर दिया था कि आप कुछ भी नहीं कर सकते सब काम, ठीक है। ऐसा ये सब काम लेकिन जो है वाइमर गणराज्य में किए जाते थे। वही वाइमर गणराज्य जो था उसकी में ये सब चीज़ों को अलाउ कर रखा था, पर हिटलर जब से आया इन्होंने सब चीज़ों को बंद कर दिया था, ठीक है। ऐसा इसके बाद हिटलर ने क्या किया, अपने जो कट्टर शत्रु, कौन थे भैया इनके शत्रु थे कम्युनिस्टों पर निशाना साधा, ठीक है। ऐसा ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया था। हिटलर ने बहुत सारे कम्युनिस्टों को जबरदस्ती कंसंट्रेशन कैंप के अंदर ले जाके बंद कर दिया था। ये वही कैंप है जहां मार दिया जाता है लोगों को, गैस की वजह से वो जहरीली गैस डाल के मार देते हैं, है ना, दम घुटने से मर जाता है। वहां पर बंद कर दिया और उनको बर्बर दमन कर दिया। बर्बर दमन मतलब मार दिया गया था, ठीक है। ऐसा 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम जिसका नाम है इनेबलिंग एक्ट, ये पारित किया गया था। 3 मार्च को कौन सा एक्ट आया था, इनेबलिंग एक्ट। अब इस एक्ट के जरिए क्या होता था कि भैया इस एक्ट के जरिए जो है हिटलर ने पूरी जर्मनी में तानाशाही स्थापित कर ली थी। मतलब भैया अब लोकतंत्र गया भाड़ में, इन्होंने एक एक्ट लागू करा जिसका नाम क्या है, इनेबलिंग एक्ट। याद रखना इस बात को। इस एक्ट के अंदर ही भैया इन्होंने ऐसे व्यवस्था बना ली कि अब जर्मनी में लोकतंत्र का खात्मा और भैया तानाशाह, पूरी तानाशाही चलेगी। और तानाशाह कौन थे, हिटलर थे उस जगह के, ठीक है। ऐसा अब क्या हुआ, जब सारी की सारी पावर इनके हाथ में है, ये तानाशाह है, तो ये क्या सोचते कि अब भैया बस सिर्फ एक ही पार्टी अच्छी है और वो है नाज़ी पार्टी। तो जर्मनी में सिर्फ एक ही पार्टी को सपोर्ट करते थे और उसी को मानते थे। और ये चाहते थे कि बाकी की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी ट्रेड यूनियन है, सबको बंद करो, सबको बैन कर दो, हटाओ इनको, ये नहीं चलना चाहिए, तो अगर नहीं माने तो मारो सालों को, ठीक है, मना कर देते थे ये, ठीक है। यहां तक कि इन्होंने अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। हर चीज पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया था भैया, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ रहे थे ये। अब क्या हुआ, पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। अब सोचो हिटलर जो है इतना सारा काम कर रहा है, लोगों के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को मरवा रहा है, पिटवा रहा है, तो सेना तो चाहिएगी ना। तो हिटलर ने क्या है, यहाँ पे बहुत सारी सेनाओं का गठन करा, जिसमें से एक थी स्टॉर्म ट्रूपर्स, ठीक है। ऐसा एक और सेना बनाई इन्होंने जो कि थी गेस्तापो, जो कि गुप्तचर राज्य पुलिस हुआ करती थी। एक और सेना बनाई इन्होंने एसएस, जिसको अपराध नियंत्रण पुलिस भी कहते हैं। और एक और सेना बनाई इन्होंने जिसको सुरक्षा सेवा एसडी कहते हैं। मतलब इस हिटलर ने बहुत सारी सेना बनाई, खूब खर्चा किया इसने, ठीक है, ताकि ये लोगों को जो है मतलब इसकी तानाशाही बनी रहे, इसलिए इसने इतना सारा खर्चा किया और इतनी सब सेनाएं बनाई भैया, इतने सारी सेनाओं का गठन किया इन्होंने। इन नवगठित दस्तों का बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए। मतलब ये जितनी भी सेनाएं थी इनको बहुत सारे अधिकार दिए, छूट दे दी इनको, 12 बजाओ, कोई अपनी तरफ से कुछ भी बोले, अगर कोई हमारे खिलाफ कुछ बोलता है मार दो सालों को। तो सेनाओं को जब ऐसी छूट मिल जाएगी तो इन्होंने तो भैया भयंकर अत्याचार मचा दिया, इन्होंने तो तकलीफें कर दी बहुत भयंकर वाली वहां पर, ठीक है। ऐसा तो खूंखार, इसीलिए उस समय क्या बोलते हैं, नाज़ी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। इनकी सेना ने बहुत क्रूरता करी तो इनको जो है एक खूंखार राज्य की उपलब्धि मिल गई भाई साहब, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पुनर्निर्माण।
हिटलर ने अर्थव्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी जो है उस समय के एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था हेलमार शाक्ट, उनको सौंप दी गई थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अपना सरकारी खजाना था, मतलब जो भी पैसा था इनके पास में, उस पैसे को इन्होंने इंडस्ट्री को ग्रोथ करने में, उद्योग लगाने में किया, इससे रोजगार बढ़ाया इन्होंने और इस तरीके से काम किया जिससे अर्थव्यवस्था सुधर जाए, है ना। तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं चलाई थी और इसी परियोजना की देन है ये जर्मन सुपर हाईवे। और भैया आपने एक गाड़ी का नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं फॉक्सवैगन, तो ये सब इसी परियोजना की देन है, इनकी वजह से ही आ पाई थी बेटा। ठीक है, ऐसा। अब क्या था कि जो हिटलर था ना, उसने भैया जो राइनलैंड था उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया था, मान नहीं रहा था, बहुत दिमाग घूम गया था, गुस्से में था ये। ठीक है, ऐसा, इसने राइनलैंड के ऊपर भी कब्जा कर लिया था, करेगा ही सही ना, क्योंकि राइनलैंड इन्हीं का था जर्मनी में, है ना, और इन्हीं के ऊपर जो है इस राइनलैंड के ऊपर मित्र राष्ट्र ने कब्जा कर लिया था, इसने वापस से छीना और खुद वापस से उसको हासिल कर लिया था राइनलैंड को। आ गई बात समझ में। और इन्होंने जो है ऑस्ट्रिया को भी अपने में मिला लिया था, ऑस्ट्रिया को भी इन्होंने एक तरीके से कब्जा कर लिया था, हड़प लिया था। ये क्या कह के ऐसा काम करते थे, इनका डायलॉग था, क्या डायलॉग था मैं बताता हूं, एक जन, एक साम्राज्य और एक नेता, है ना, इस तरह की बातें करते थे। क्या, एक जन, एक साम्राज्य और एक नेता, ऐसा बोल के इन्होंने जो है ऑस्ट्रिया को भी अपने में शामिल कर लिया था। मतलब अल्टीमेटली इनका कहने का मतलब यही था, भैया जो कुछ भी हूं मैं ही हूं, भाड़ में जाए, ज्यादा दूसरी पंचायत ही मत करो, मैं ही सब कुछ हूं भैया, आप निज भगवान है, ऐसा मानते थे ये। ठीक है, ऐसा। अब क्या था बेटा कि इन सब चीजों में जो है जर्मनी को इंग्लैंड सपोर्ट करता था बेटा, चोरी छुपे कर रहा था वो, कहीं ना कहीं सपोर्ट करता था, इसकी मदद करता था, पैसे वैसे पहुंचाया करता था। ठीक है, ऐसा। क्यों, क्योंकि इंग्लैंड भी कहीं ना कहीं ये मानता था कि भैया जर्मनी के साथ अच्छा नहीं हुआ है, ऐसा मानता था इंग्लैंड, है ना, कि जो वर्साई की संधि हुई है, इन सब संधियों के नाम पे जो जर्मनी की बहुत बैंड बजी हुई है, बजाई थी, इसलिए ये सपोर्ट करता था इसको चोरी चुप्पे कहीं ना कहीं, ऐसा। ठीक है, ऐसा। अब क्या था, घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों से ऐसा लग रहा था कि देश की नीयतें बदलने वाली है। मतलब बहुत सारी कामयाबी मिल रही थी हिटलर को, तो ऐसा लगने वाला था कि अब तो जर्मनी की हालत सुधरने वाली है। ठीक है, ऐसा। और हिटलर जो है भाई साहब वो रुक ही नहीं रहे थे, धमाधम तबाही मचाए जा रहे थे। अब क्या हुआ कि जो इनके अर्थशास्त्री थे ना, जो हेलमार शाक्ट थे, उन्होंने इनको एक सलाह दी कि देखो भैया हिटलर, अगर जो तुम अपने ये जो तुम खर्चा कर रहे हो ना, ये जो सेना के ऊपर तुम खर्चा कर रहे हो, हथियारों के ऊपर जो तुम इतना पैसा लुटा रहे हो, इस पैसे को लुटाना बंद कर दो, इतना खर्चा बंद कर दो, क्योंकि हमारा जो सरकारी खजाना है वो अब उसका बजट जो है वो कम होता जा रहा है, वो खर्चा खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब है ना, वो सरकारी खजाना खाली हो जाएगा तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये बेचारा अर्थशास्त्री था तो ये तरक्की के हिसाब से सोचता था, और ये थोड़ा ना अर्थशास्त्री है, इसको तो लड़ना मरना है और कोई मतलब नहीं है। तो जैसे इसने इसको ये सब सलाह दी कि फालतू के खर्चे मत करो, कम कर देना चाहिए, जरूरत तो है पर कम करो, भाई साहब इन्होंने कहा इसको, चल बेटा तू मेरे को सिखाएगा, है, निकल। पहली फुर्सत में इससे जो है इस्तीफा ले लिया कि चल बेटा निकल, ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं अपन को। ठीक है, ऐसे करके इसने इसको भगा दिया था। आई बात समझ में। हिटलर क्या सोचता था, ये बचत वचत क्या होती है, कुछ नहीं होता, युद्ध लड़ो बस युद्ध। इसके दिमाग में क्या था, वॉरियर था ये भैया, ये युद्ध लड़ने की सोचता था कि ले दे के बस दूसरे लोगों के ऊपर, अगर अपने को भैया अपनी हालत सुधारनी है, दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर लो, लड़ो, दूसरे देशों को मारो, लोगों को उनकी जगह हड़प लो और फिर वहां पर जाके राज करो। इस तरह की सोच का आदमी था ये। ठीक है, इसलिए इसने क्या करा, इसकी सोच तो यही थी, ये सोचता यही था कैसे भी करके जर्मनी का साम्राज्य बढ़ाया जाए, दूसरे लोगों पे कब्जा कराया जाए, है ना। तो इसने जो है अपने संसाधन इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए इसने क्या किया भैया, यहाँ पे इसने पोलैंड के ऊपर जो है कब्जा करने की सोची, मतलब इसने पोलैंड से युद्ध लड़ने की सोची। जैसे इसने पोलैंड से युद्ध लड़ने की सोची, उधर से जो है इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, उन्होंने भी इस जर्मनी के साथ में युद्ध करना शुरू कर दिया। भैया ये मिले हुए थे ना, इसलिए तो ये जो है आपस में ये सब के सब लड़ भिड़ गए। मतलब जर्मनी की लड़ाई पोलैंड से भी हो रही है, फ्रांस से भी हो रही है, इंग्लैंड से भी हो रही है, सबसे भयंकर तरीके से लड़ाई चालू हो गई थी। और इसी भयंकर लड़ाई को हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो शुरुआत हो गई थी, तबाही मच गई थी भाई साहब। तो द्वितीय विश्व युद्ध बेसिकली किसकी वजह से हुआ है, हिटलर की वजह से हुआ है ना, उसने ही तो बैंड बजाई है। अगर वो पोलैंड के साथ नहीं करता लड़ाई झगड़े तो ऐसा माहौल ही नहीं बनता। तो द्वितीय विश्व युद्ध का मेन कारण कौन है, हिटलर था भैया, वो कब्जा करने की सोचता था, नीयतें खराब थी उसकी। ठीक है, अब क्या हुआ
सितंबर 1940 में जर्मनी ने, है ना, अब एक बात बताओ, सोचो आप, जब जर्मनी अब अकेला पड़ गया यहाँ पे, ये तीनों एक साथ, और जर्मनी अकेला, लड़ाई झगड़े चल रहे, अब अकेला आदमी कितना लड़ेगा, तो जर्मनी ने सोचा यार अपने को भी भैया अब साथ मिलाना पड़ेगा, किसी से हाथ मिलाना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, इसने इटली और जापान के साथ में मिलकर, है ना, एक त्रिपक्षीय संधि बनाई, मतलब इन्होंने इसके साथ में हाथ मिला लिया भैया, एक त्रिपक्षीय संधि जो है उसके ऊपर साइन कर दिए थे, ठीक है। जैसे ये साइन हुआ, अब जर्मनी जो अकेला था उसके साथ में 2 लोग और आ गए, तो इस जर्मनी की पावर और ज्यादा बढ़ गई, तो इससे जो है हिटलर जो है एकदम शक्तिशाली, बहुत पावरफुल हो गया था। अब भैया जब किसी इंसान के पास में इतनी पावर आ जाती है तो फिर मानता नहीं है किसी की भी, ठीक है। तो वो उसने क्या किया, उसके बाद पावर तो वैसे ही थी, इतने युद्ध तो वैसे ही कर रहा था, अब उसने क्या किया भैया कि जो ये सोवियत, मतलब जो रशिया है, उसके साथ भाई साहब इसने युद्ध करना चालू कर दिया, उस पर अटैक कर दिया आगे से इसने। बेचारा रशिया कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा था इसका, फिर भी इसने आगे से उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा करना चालू कर दिया। अब एक बात बताओ यार, अगर तुम किसी देश के ऊपर बिना बात के लड़ोगे तो वो देश चुप बैठेगा क्या? वो भी भमाभम युद्ध करेगा, है ना। तो हुआ क्या कि इसने रशिया के साथ लड़ाई करी, जो इसकी सबसे बड़ी भूल थी, बिना फोकट का जो है इसने युद्ध मोड़ ले लिया, यहाँ पे लड़ाई झगड़े काम में ले लिए। अब रशिया जो है इसके साथ भिड़ा, रशिया ने इसकी बैंड बजा दी यहाँ पे पूर्वी मोर्चे के ऊपर खतरनाक तरीके से। और इसी बीच क्या हुआ, ग्रेट ब्रिटेन जो है ना, इसने अपनी वायुसेना भेजी इस जर्मनी के ऊपर, जो है वायुसेना भेजी, और वायु से जो बम गिराया इसके ऊपर, इसकी हालत खराब कर दी इस पश्चिमी मोर्चे पर। ये पश्चिमी मोर्चा है बेटा, ये पूर्वी मोर्चा है, और इधर पूर्व की तरफ जो रशिया था ही सही, इसके जो रेड आर्मी थी वो इसको जो है जर्मनी को कूट रहे थे, लपक के हराए जा रहे थे बम, है ना, बैंड बजा के रख दी थी इन लोगों ने। मतलब अल्टीमेटली जर्मनी की हालत खराब कर दी थी, खस्ता कर दी थी भैया। अब क्या है, जो अमेरिका था ना, वो इन सब युद्ध में नहीं पड़ना चाह रहा था, अमेरिका तो युद्ध से दूर ही रहना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था उसकी वजह से अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ था, उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लग गई थी। तो वो चाहता था कि यार हमको नहीं पड़ना है यार ये फालतू चीजों में, हमको तो हमारे देश को तरक्की करवाना है, ठीक है। तो वो शुरुआत में नहीं लड़ना चाह रहा था, पर बेचारे को मजबूरन जो है उसको आखिर लड़ना ही पड़ा, अमेरिका को भी युद्ध में कूदना ही पड़ा इस द्वितीय विश्व युद्ध में। अब इसको क्यों कूदना पड़ा, इस चीज को भी समझना आप, ठीक है। देखो हो क्या रहा था कि पूरब में जो है जापान, इस जापान ने क्या किया, इंडो चाइना के ऊपर जो है कब्जा कर लिया था, ठीक है। बेसिकली इंडो चाइना के अंदर कौन कौन से देश आ रहे हैं, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम, उस समय की बातें बता रहा हूं, ठीक है। ऐसा तो ये जो है ये इंडो चाइना है, इस जापान ने पूरब दिशा में इस इंडो चाइना पे कब्जा कर लिया, मतलब जापान फैला ही जा रहा था, अपने ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। और जो है जापान ये सोच रहा था कि भाई साहब, है ना, हम कैसे भी करके अमेरिका जो है ना उसके ऊपर, उसके जो सैनिक ठिकाने हैं उसको मारेंगे, उसको कब्जा करेंगे। अमेरिका की बैंड बजाने की सोच रहा था ये, है ना, अमेरिका से युद्ध लड़ने की सोच रहा था। तो क्या सोचा इसने, अमेरिकी 9 सैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी इस भाई साहब ने, ठीक है। और इस जापान का सपोर्ट कौन कर रहा था, हिटलर कर रहा था, क्योंकि ये साथ में थे, जर्मनी, जापान, इटली साथ में। तो हिटलर जो है वो कहता था हाँ तू तो बैंड बजा उसकी, मार उसको, है ना। तो इस जापान में क्या, देखो आप ध्यान से समझना, यहाँ पर जापान है, ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है बेटा, है ना। और इधर की तरफ जो है पर्ल हार्बर, ये अमेरिका है, अमेरिका की एक जगह है पर्ल हार्बर, ठीक है, ऐसा हो क्या। और ये कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है बेटा। और ये कौन है, ये जापान है। जापान ने क्या किया, अपनी सेना को भेजा, 9 सेना को भेजा, और पर्ल हार्बर जो कि अमेरिका के अंदर है उसके ऊपर वहां पे इसने जो है गोलीबारी कर दी, वहां उसके सैनिकों को मारने की सोची। अब आप बताओ यार, ये अमेरिका क्या चुप बैठेगा क्या? अब तो इसको गुस्सा आएगा ना। इसको गुस्सा आया, इसने बोला जापान तेरी ऐसी ही तैसी, इसने यहां से जो है एक परमाणु बम गिराया इसके ऊपर और सब धांधू कर दिया, ठीक है। और वो परमाणु बम कहां गिरे थे, हिरोशिमा के ऊपर और नागासाकी के ऊपर गिरे थे जापान के अंदर, जिससे वहां भयंकर तबाही हो गई थी बेटा। और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था। मतलब आप समझे, एक परमाणु बम इतना खतरनाक होता है कि अगर वो कहीं गिरता है तो उसके आसपास के 200 किलोमीटर तक के एरिया तक को तबाह कर देता है। और वहां पर आज तक भी बहुत सारे बच्चे जो है वो लूले लंगड़े ऐसे पैदा होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी रेडिएशन इतनी खतरनाक होती है, तरंगे इतनी बेकार होती है इसकी वजह से। तो इस तरीके से जो है द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, ठीक है।
अच्छा, अब क्या है, ये सारी तबाही किसकी वजह से हुई बताओ? हिटलर की वजह से हुई थी, है ना। ऐसा तो हिटलर ने जो है इस युद्ध में अपने परिवार को, अपनी सत्ता को, अपनी हर एक चीज को, अपने देश को, सबको खो दिया था, सब बिगड़ गया था, इसका सारा काम ही निपट गया था, मर चुके थे। जो खुद परेशान हो गया वो डर के मारे, और हिटलर ने क्या किया, उसने जो है बर्लिन के एक बंकर में, मैंने आपको बताया बर्लिन क्या है, जर्मनी की कैपिटल है अभी की तारीख में, ठीक है, ऐसा मतलब राजधानी है, उसके एक बंकर में अपने साथी ग्योबल्स, जो कि भैया इसका प्रचारक था, इसका प्रचार मंत्री था, उसके साथ इसने जो है अपने आप को गोली मार दी थी। इन दोनों ने अपने आप को गोली मार दी थी बेटा, ठीक है, आत्महत्या कर ली थी यहाँ पर। और जो है मैंने आपको शुरुआत में वो हेलमुट के पिताजी की कहानी सुनाई थी ना, हेलमुट के पिताजी ने भी इसी चक्कर में अपने आप को गोली मारी थी। आई बात समझ में? इसलिए सुसाइड किया था, क्योंकि इन्होंने बहुत कांड करे, अब इनको डर लग रहा था कि अब तो जो है हमारी बैंड बजने वाली है, इसलिए इन्होंने डर के मारे खुद से ही गोली मार ली थी खुद को, ठीक है, ऐसा। तो अब आपको वो पूरी कहानी समझ में आ रही होगी जो शुरुआत में हमने चालू करी थी बेटा, ठीक है, ऐसा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण, ठीक है। नात्सी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इसका मतलब यह है कि जो नात्सी की जो सोच थी वो भैया हिटलर की जो सोच थी वही नात्सी की सोच थी, जैसा हिटलर कहता था वैसे ही मानते थे, ठीक है। हिटलर ये मानता था कि जो समाज के जितने भी लोग हैं वो सब बराबर नहीं हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं और कुछ लोग बहुत खराब है, ठीक है। तो मतलब किसी को बहुत बढ़िया मानता था और किसी को खराब मानता था। जिनको ये अच्छा मानता था वो नार्डिक जर्मन आर्य थे, जो कि नीली आंखों वाले थे, ब्लॉन्ड हेयर वाले थे, और जिनको खराब मानता था वो थे यहूदी और जो दूसरे समाज के लोग, ठीक है, उनको एक खराब मानता था भैया, है ना, मतलब इनसे दुश्मनी निभाता था, इनको देख के चिढ़ता था वो यहूदियों को देख के। और जो बाकी के बच्चे कुछ लोग हैं उनको जो है ये नार्डिक जर्मन आर्यन और यहूदियों के बीच में रखता था। मतलब ये हिटलर जो है वो भैया कट्टर दुश्मन था इन यहूदियों का। आई बात समझ में, है ना। अब क्या है, हिटलर जो है चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की सोच, मतलब उनकी जो अवधारणा है उसको बड़ा मानता था ये। अब इन्होंने क्या अवधारणा दी, ध्यान से समझना, है ना। मानता क्या था, उसने अवधारणा में चेंज कर दिया था। मैं बताता हूं कैसे। ये जो दोनों ये प्रकृति वैज्ञानिक है बेटा, वैज्ञानिक थे। चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत आपने पढ़ा भी होगा, है ना। चार्ल्स डार्विन क्या कहते थे, ध्यान से समझना, है ना। देखो सुनो, डार्विन प्रकृति वैज्ञानिक थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। मतलब कि पौधों और पशुओं को समझाया उन्होंने कि वो कैसे चेंजेस हो रहे हैं। वो आपने जिराफ वाला देखा होगा ना, एक एग्जांपल, कि जिराफ की जो गर्दन पहले इतनी लंबी नहीं थी, फिर वो धीरे धीरे लंबी होती गई क्योंकि जो है पौधे ऊंचे थे। इस तरीके की स्टोरी सुनी होगी ना आपने, ये डार्विन के सिद्धांत थे, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं इसको, है ना, ऐसा। तो क्या था, डार्विन बेसिकली ये कहते थे कि धीमे धीमे इंसान जो है अपने हिसाब को अपने आप को जो है वो बदलता रहता है ना, ऐसा। और ये जो हर्बर्ट स्पेंसर थे, इन्होंने ये कहा, इन्होंने अतिजीविता का सिद्धांत दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब ये है जो सबसे योग्य है वो जिंदा बचेगा, बाकी का मरेगा, ऐसे करके इन्होंने दिया। अच्छा, कौन सबसे अच्छा है, कौन सबसे योग्य है, कौन सबसे खराब है, ये कोई इंसान नहीं चुनता था, ये प्रकृति अपने आप चुनती थी, है ना। जो भी जानवर सबसे फिटेस्ट होगा वो अब बचेगा, जो नहीं फिटेस्ट होगा वो मर जाएगा। इसको चुनता कौन था, प्रकृति, नेचर अपने आप चुनती थी, कोई इंसान नहीं चुनता था। बस हिटलर ने क्या किया, इसी के अंदर जो है खुद ने उसने इसमें है ना अपने हिसाब से जो है इसके अंदर चेंजेस कर दिए इस नियम में। वो क्या कहता, प्रकृति वकृति छोड़ो आप, है ना, जो हम कह रहे हैं, हम जिनको चुनेंगे वो अच्छा है, जो फिटेस्ट होगा वो हम चुनेंगे। इन्होंने अपने हिसाब से बताया, हिटलर ने इन सब बातों में छेड़मकानी कर दी भैया, है ना। अरे देखो, एक सीधी सी बात है, जब भी किसी व्यक्ति को कोई भी गंदा संदा काम करना होता है ना, तो या तो वो धर्म का आड़ लेता है या किसी जो महान आदमी उसकी आड़ में इस तरीके की उटपटांग हरकतें करता रहता है। तो ये उसी तरीके का सोच वाला व्यक्ति था हिटलर, है ना। इन दोनों के नाम पे जो है डार्विन और जो है ये एक और जो था ये हर्बर्ट स्पेंसर, इसके नाम पे जो है इस तरीके की हरकतें करता था, ठीक है। सीधी सिंपल सी बात है। इसने खुद ने चूज कर लिया, इसने अपने आप से मान लिया कि भैया नार्डिक जर्मन जो ये तो बहुत अच्छे हैं और जो यहूदी है ये बहुत खराब है, खुद से ही मान लिया था इसने, ठीक है, ऐसा। ये क्या मानता था कि भैया इनकी नस्लें बहुत अच्छी है, ये ताकतवर है ना, और इसको जो पूरे देश पे राज, पूरी दुनिया में राज करना है, तो भैया इनकी जरूरत है, इनकी कोई जरूरत नहीं है, तो यूं बेकार इंसान है। चिढ़ता था ये इनके ऊपर, इसलिए इनको मार दो, इनको काम खत्म करो, बात खत्म करो, इनकी जरूरत भी नहीं है अपने को, ठीक है, ऐसा।
आई बात समझ में। दूसरी बात, हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबेनस्राउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। इस बात का क्या मतलब है, सीधा सीधा सा है ना, ये जो शब्द आया है यहाँ पे जीवन परिधि लेबेनस्राउम, इसका सीधा सा मतलब ये है, हिटलर की सोच ही यही थी कि देखो अगर हमको जो जीना है, हमको अच्छा खासा तरक्की करनी है, तो बस दूसरे राज्यों के ऊपर कब्जा करो, ठीक है, दूसरों को लूटो, दूसरे देशों को लूटो। इसीलिए इसने पोलैंड को लूटने के लिए इसके ऊपर जो है लड़ाई चालू कर दी थी भैया। और इसकी लड़ाई हुई थी, इसीलिए जो है फिर जो दूसरे लोग थे है ना, जो भैया फ्रांस है, जो इंग्लैंड है, ये इससे लड़ने के लिए आए थे। फिर इसी हिटलर की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था बेटा, ठीक है। ऐसा ये सोच ही इसकी यही थी कि दूसरे को लूटो, उसकी जगह हड़पो, वहां पर भी जाओ, वहां पर भी राज करो। इस सोच के साथ में इस टाइप का व्यक्ति था ये, ठीक है, ऐसा। अच्छा, अब देखो क्या था, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नस्लवादी राज्य की स्थापना। अब नस्लवादी राज्य की स्थापना कैसे है देखना। नात्सी शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का साम्राज्य बनाना चाहते थे। उनकी नजर में केवल ऐसे ही लोग वांछित थे। जो नाजी थे ना, जो हिटलर था ना, वो ये सोचता था कि बस सिर्फ और सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्य जो है यही अच्छे हैं, इनका ही साम्राज्य होना चाहिए, बाकी ये कोई भी नहीं होने चाहिए वहां पे। केवल यही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जाता था। मतलब ये सबसे अच्छे हैं, है ना, यही वंश विस्तार कर सकते, बाकी तो सब बेकार थे, बाकी सबको तो ये अशुद्ध मानते थे, ठीक है। और यूथनेजिया दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नात्सी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतार दिया था जो कि भैया शारीरिक रूप से अयोग्य माने थे। मतलब अगर कोई पागल हो गया है, किसी के हाथ पैर सही नहीं है, टूट गए हैं, तो ऐसे लोगों को जो है नात्सियों ने मार दिया था। और नात्सी कौन थे, उसमें हेलमुट के पिताजी थे, वो भी नात्सी थे, तो उन्होंने भी कई सारे ऐसे लोगों को मार दिया था बेटा, ठीक है। फिर इसीलिए उन्होंने जो है बाद में आत्महत्या भी करी थी, है ना, ऐसा। अब क्या है देखो, केवल यहूदी नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ यहूदियों को ही बुरा मानता था हिटलर। बहुत सारे ऐसे अलग अलग नस्ल के लोग थे, जैसे जिप्सी थे, ठीक है, ऐसे ये बंजारे हैं, एक जैसे अपने बंजारे ना, ऐसे ही वहां के भी बंजारे हुआ करते थे, उस टाइप की कम्युनिटी है ये जिप्सी। ऐसे अश्वेत होते थे, है ना, ऐसा। तो ये इन लोगों को भी जो ये अच्छा नहीं मानता था बेटा, ठीक है। बहुत सारे समाज दूसरे समाज को अच्छा नहीं मानता था, है ना, ऐसा। और जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, अब जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया, है ना, तो इसने क्या किया, जर्मनी के लोगों ने, मतलब हिटलर ने बेसिकली जिस भी एरिया में कब्जा करा ना, वहां के जो मजदूर थे उनसे बहुत भयंकर तरीके से काम कराया। उनको तसल्ली नहीं लेने देता था, वो इतना काम कराया उनसे कि बेचारे जो है काम के मारे, भूखमरी के मारे मर गए थे। इतना परेशान करता था, मतलब इंसान को इंसानियत की नजर से देखता ही नहीं था ये, ठीक है। इतना खराब इंसान था हिटलर। आई बात समझ में, है ना। अब क्या था, नात्सी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का था। ये नात्सी जर्मनी जो हिटलर है वो सबसे बेकार इस यहूदी को मानता था। अब उसका एक कारण भी था ऐसा, क्यों मानता था, क्योंकि ये ऐसा मानते थे, जो नात्सी जर्मनी है ना, वो ये मानते थे कि भैया इन यहूदियों ने जो है इनके जो ईसा मसीह है उनको मार दिया था, ठीक है। ईसा मसीह को किसने मारा, यहूदियों ने मारा, ऐसा ये लोग मानते थे। इसलिए भी इस यहूदी से ये गुस्सा करते थे, घृणा करा करते थे ये लोग। आई बात समझ में। अब आगे सुनो, ईसाइयों की नजर में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। कैसे थे, सूदखोर। सूदखोर किसको कहते हैं, जो ब्याज बट्टे का काम करते, जो ब्याज का बिजनेस करते, उसको सूदखोर कह देते हैं, जिसके आज बोलते ना इंटरेस्ट का काम करना उसको, ठीक है, ऐसा। अब देखो, मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन का मालिक बनने की मनाही थी। यहूदी जो है वो कोई जमीन का मालिक नहीं बन सकते थे, ठीक है। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करते थे। ये क्या करते थे, व्यापार करते थे, और जो है ये पैसे को उधार बांटा करते थे, उसके बदले ब्याज वगैरह ये लिया करते थे। ये बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे, जिन्हें घेटो या दड़बे कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। बोलो, यहूदी ये जो दूसरे लोग हैं, है ना, ये सब कहाँ रहते थे बेटा, ये कहाँ रहते थे, ये रहते थे घेटो में, समाज से अलग जगह रहते थे, जिनको घेटो या दड़बा कहा जाता है। क्लियर है, ऐसा। अब क्या है, नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनको मारते रहते थे। भैया इनको तो गुस्सा आता था यहूदियों को, हर बार मारा कुटी करते रहते थे। उनके खिलाफ जो है कई बार हिंसा करते थे, उनको बस्तियों से उनको भगा दिया जाता था, उनके घर जो है, उनके औरतों को परेशान किया जाता था, उनके घर वालों को जो है उनके मकानों को छीन लिया जाता था, उनके मकान तोड़ फोड़ दिए जाते थे। लेकिन ईसाइयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दे रखा था। फिर भी एक तरीका था जिससे वो बच सकते थे, और वो था धर्म परिवर्तन का रास्ता। मतलब वो चाहते थे कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो और बच जाओ भैया, ठीक है, ऐसा।
सन 1933 से 1938 तक नाजियों ने यहूदियों को तरह तरह से परेशान किया, उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया गया। मतलब खाने पीने के लिए फोड़े पाड़ दिए उनके, ताकि वो परेशान हो जाए और धर्म परिवर्तन कर ले कैसे भी करके, ठीक है। यहूदी कुछ लोग जो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे थे वो देश को छोड़कर जाने लगे। जब पता चल गया ना, इस यहाँ पे नाजियों को ये बात पता चल गई कि ये तो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, देश छोड़ के जा रहे हैं, इन्होंने उनको जबरदस्ती पकड़ा और पकड़ के जो है भाई साहब पोलैंड के अंदर जो इनके गैस चेंबर थे उनमें ले जाके गैस इनके ऊपर, जहरीली गैस इनके ऊपर डाली और मार दिया। कई सारे यहूदियों को जो है मारा, कई सारे लोगों को मारा था, ठीक है ऐसा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नस्ली कल्पना लोक, जिसको यूटोपिया बोलते हैं, ठीक है। युद्ध के साये में नाज़ी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए थे। इस बात का मतलब यह है कि युद्ध की आड़ में जो है नाज़ियों ने बहुत सारे लोगों को मार दिया था बिना बात के, है ना, बिना बात के मारा था इन लोगों ने, है ना। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू थे, ठीक है। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था और जो उत्तर पश्चिमी पोलैंड है उसके ऊपर जर्मनी ने कब्जा भी कर लिया था भैया, है ना। और जर्मनी क्या करता था, उसके लोगों को जो है, पोलैंड के लोगों को वहां से भगा रहा था और खुद अपने लोगों को वहां पर बसा रहा था, ठीक है। इसलिए डरा धमका के उसने बहुत सारे पोलैंड के लोगों को भगा दिया था वहां से, ठीक है ऐसा। अब क्या था, इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़ कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया था। पोलैंड से लोगों को भगा रहा था और भगा के कहां पे भेज रहा था, वो जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा रहा था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर जो है मौत के घाट उतार दिया था, बहुत सारे बुद्धिजीवियों को मार दिया था। इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ भैया कि पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी ये। अच्छा, समझदार लोगों को भी मार दिया तो हालत गुलाम तो बनेगा ही सही ना आदमी, ठीक है ऐसा। अब क्या है, आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीन कर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया जाता था। मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे भी थे पोलैंड के जो आर्य जैसे दिखते थे, तो उन बच्चों से, उनके माँ बाप से छीन लेते थे उन बच्चों को और उनको जांच के लिए पहुंचा दिया जाता था, ठीक है। ऐसे विशेषज्ञ थे जो जांचें करते थे। अगर जांच में वो बच्चा आर्य जैसा ही दिखता है, उसके जो गुण है वो आर्य जैसे अगर मिल जाते थे तो उनको तो पाल लेते थे भैया, है ना, उनको तो पालते थे जर्मन परिवार में। पर अगर कोई नहीं दिखता है ना, जांच में अगर वो फेल हो जाते तो उनको जो है अनाथालय में डाल देते थे और अल्टीमेटली मार देते थे उनको वो, ठीक है ऐसा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। अब जो नाज़ी जर्मनी है उसमें युवाओं की क्या क्या हालत थी, तो देखो जो युवा थे ना भैया, युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून के हद तक पहुंच चुकी थी। युवाओं में बड़ा फेमस था हिटलर, ठीक है, क्योंकि कोई भी आदमी इतना कांड करके बैठा हो तो उसके वाहवाही तो होती है कहीं ना कहीं, है ना। उसका मानना यह था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की गुट्टी पिलाना बहुत जरूरी है। मतलब हिटलर ये मानता था कि बच्चों को शुरू से ही नाज़ी विचारधारा से जोड़ना पड़ेगा, जब जाके ही जो है ये सब नाज़ी विचारधारा को बचपन से अगर इनको फॉलो कराएंगे तो मानेंगे। इसलिए वो स्कूल वगैरह में इन सब चीज़ों, स्कूलों के अंदर भी नाज़ी विचारधारा को जोड़ता था। उनकी किताबें भी उसने उसी तरीके की लिख दी थी बच्चों वहाँ पर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि नाज़ीवाद के दौरान स्कूल में क्या क्या हो रहा था, तो देखो क्या जवाब है इसका। तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चली जा रही थी। अब सफाया, किस चीज़ का सफाया, किस चीज़ का शुद्धिकरण, तो देखो यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। अगर कोई स्कूल के अंदर कोई टीचर यहूदी था तो उसको मार दिया, हटा दिया, उसको नौकरी से बाहर करा और मार दिया गया था उसको, ठीक है ऐसा। और जो जर्मन और यहूदी के बच्चे एक साथ ना तो बैठ सकते थे और ना खेल कूद सकते थे, वो जर्मन और यहूदी के बच्चों को एक साथ बैठने भी नहीं देता था वहां पर, ठीक है। बाद में अवांछित बच्चों को, यानी यहूदियों, जिप्सी के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया और बहुत सारे बच्चों को तो गैस चैम्बर के अंदर डाल के मार भी दिया गया, ठीक है ऐसा। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। जो जर्मन बच्चे थे उनको नाज़ी की पढ़ाई कराई गई, मतलब उनकी किताबें वगैरह उन सब में जो है नाज़ी की ही शिक्षा, उसकी बातें होती थी नाज़ी की। यह विचारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया है। स्कूल पाठ्य पुस्तक को एक नए सिरे से लिखा गया है ना, स्कूल की किताबें बदल दी थी, उसके अंदर सिर्फ नाज़ी से रिलेटेड चीजें ही जुड़ी हुई थी और नाज़ीवाद को बढ़ावा देने
करने वाली चीजें जुड़ी हुई थी उसके अंदर, ठीक है। ऐसा नस्ल विज्ञान के नाम पे नई नई चीजें इसमें डाल दिए गए थे। मतलब अल्टीमेटली सब बातें जो है नाज़ी के फेवर में थी, किताबों में हो चाहे कहीं पे भी हो, ठीक है। बच्चों को ये सिखाया गया कि वे वफादार बने और आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत करें और हिटलर की पूजा करें। किसकी पूजा करने की कह रहे हैं वो बच्चों को बचपन से। अब सोचो अगर कोई इंसान बचपन से ही हिटलर की पूजा करेगा तो वो बड़ा होकर तो हिटलर को ही मानेगा ना, तो इसलिए वो बचपन से उसको इस तरह की जड़ें डाल रहे थे उसके दिमाग में, ठीक है। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा की भावना फैलाई जा रही थी। मतलब युद्ध, खेल कूद भी कौन से, जैसे बॉक्सिंग हो गया, इस टाइप के जो है युद्ध लड़ने वाले ऐसे जो खेल खिलाए जा रहे थे बेटा वहां पर, ठीक है, ताकि बच्चे जो है ताकतवर बने और मर्दाना बिल्कुल शक्तिदारी रहे एकदम, ताकि लड़ाई वड़ाई करनी रहे तो मार डाले दूसरे को, ठीक है। ऐसा जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लेस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंप दी गई थी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे युवा संगठन बन गए थे जो कि युवाओं को जो है उनको भी जर्मन की जो नाज़ी विचारधारा उसको फैलाने के लिए इस तरह के युवा संगठन बनाए गए थे। अब आप समझना, 10 साल की उम्र तक के जो है उनको युंग फॉक में जोड़ दिया जाता था। 10 साल की उम्र के बच्चों को युंग फॉक में दाखिल करा दिया जाता था, ठीक है। युंग फॉक एक तरीके से संगठन है। ऐसे ही 14 साल के बच्चों को हिटलर यूथ के अंदर दाखिला दिला दिया जाता था, ठीक है। ऐसा उसके बाद इस संगठन में युद्ध की उपासना, अब इन संगठनों में क्या क्या होता था, युद्ध की उपासना, युद्ध लड़ना सिखाया जाता था, हिंसा की बातें होती थी, ठीक है। यहूदियों के खिलाफ भड़काया जाता था उनको, कम्युनिस्टों, जिप्सियों और ऐसे कई सारे लोगों के खिलाफ जो उनको भड़काया जाता था, उनसे घृणा करना सिखाते थे इन संगठनों के अंदर वो, ठीक है। ऐसा और फिर उसके बाद जब वो 18 साल के हो जाते थे तो एक तरीके से आर्मी को ज्वाइन कर लेते थे, कहीं ना कहीं आर्मी में जुड़ जाते थे वो लोग, ठीक है। ऐसा तो सेना में काम करते थे और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। आर्मी में तो ज्वाइन करते ही थे पर नाज़ी संगठन की सदस्यता भी उनको लेनी पड़ती थी बेटा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मातृत्व की नाज़ी सोच। अब मातृत्व की नाज़ी सोच क्या है, देखो नाज़ी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से अलग होती है। वहां ऐसा मानते थे कि औरतें जो है वो मर्दों से अलग है, मर्दों के जैसी नहीं है। फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं हो रही है, वो तो है ही सही, पर कहीं ना कहीं जो है ये मानते थे कि औरतें जो है वो कमतर है ना। ऐसी सोच थी इन लोगों की, कहने का मतलब ये है, ठीक है। मतलब औरतों का जन्म सिर्फ इसीलिए हुआ है कि वो जो है बच्चे पैदा कर सके, और कोई काम करने के लिए नहीं, घर बार संभालने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए उनका जन्म हुआ है, ऐसा है ना। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि एक अच्छी माँ बनो, है ना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म दो और उनका पालन पोषण करो, ठीक है। ऐसा 1933 में हिटलर ने कहा था मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। क्या बोला उसने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कौन है, माँ है। सब कहने की बातें हैं, उसने कोई माँ वाँ को कोई तवज्जो नहीं दी थी भैया। उसके हिसाब से क्या था मैं बताता हूँ। जैसे अगर कोई महिला है ना, उसने अगर किसी जो जर्मन जैसा दिखने वाला बच्चा नहीं है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया और वो जर्मन आर्यन नॉर्डिक थे उनके जैसा अगर नहीं दिखे वो बच्चा, ठीक है, तो उस माँ को तो दंड दे देता था वो। लेकिन अगर कोई बच्चा जो है जर्मन जैसा दिखे, अच्छा बच्चा अगर उसने दिया, किसी माँ ने अच्छे बच्चे को पैदा किया जो कि भैया आर्यन जर्मन नॉर्डिक जैसे दिखते हैं, तो उस माँ को वो अच्छा मानता था और बाकी को अच्छा नहीं मानता था, ठीक है। तो ऐसे दूसरी माँ को तो जो है मार देता था, दंड देता था वो, और इन माँ को जो है वो कोई ना कोई उपहार देता था, मेडल्स वगैरह देता था, ऐसी माँ को अच्छा मानता था वो। आई बात समझ में, ये हिटलर ऐसा ही था, समझ गए ना। उसके बाद जबकि नस्ली तौर पर, ये तो मैंने समझा ही दिया आपको ये लाइन भी, है ना। अब देखो क्या है, जो माँ अच्छे बच्चों का जन्म दे रही है उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती थी। अच्छे बच्चे मतलब आर्यन टाइप के बच्चे, है ना, जर्मन नॉर्डिक बच्चे, उस टाइप के बच्चे जो हिटलर को पसंद है, उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती थी। जैसे अस्पताल में सुविधा, शिक्षा की सुविधा, बहुत सारी चीज़ें उनको फ्री में प्रोवाइड कर दी जाती थी, काफ़ी सारी सुविधाएं दी जाती थी। और यहाँ तक कि अगर किसी माँ ने 4 बच्चे को जन्म दिया और 4 ही बच्चे जो है जर्मन टाइप के बच्चे हैं, तो भैया उनको जो मेडल मिलता था, उनको एक मेडल मिलता था, और वो मेडल किस टाइप का था, है ना, वो मेडल था भैया यहाँ पे 4 बच्चा पैदा करने वाली माँ को कांसे का पदक, काय का है ये, कांसे का पदक है, ठीक है। 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को सिल्वर मेडल, है ना, और भैया 8 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को जो है गोल्डन मेडल दिया जाता था। इतनी सुविधाएं कर रखी थी उसने। लेकिन ये बच्चा, कंडीशन है कि ये बच्चे अच्छे दिखने, जर्मन दिखने वाले बच्चे होने चाहिए, ठीक है, आर्यन दिखने वाले होने चाहिए। आई बात समझ में। अब
निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। कहने का मतलब ये कि कुछ औरतें ऐसी होती थी जो भैया जर्मन की इन बातों को नहीं मानती थी, कुछ आचार संहिता थी उनको नहीं मानती थी, उनको दंड देते थे ये, ठीक है, खुलेआम उनका जो है बहिष्कार करते थे, उनकी बेइज्जती करते थे, उनके मुंह पे जो है कालिक पोत दी जाती थी, ठीक है, उनके गले में जो इस तरीके की ये चीजें लटका दी जाती थी, बोला जाता था कि मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है, इस तरीके से जो है उनकी बेइज्जती की जाती थी और मार भी दिया जाता था बहुत सारे को, तो ठीक है, ऐसा जेल में डाल देते थे, काफी सारी चीजें होती थी। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रचार की कला। अब प्रचार कैसे हुआ वहां पर तो समझना, नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया है ना, और उसका जबरदस्त फायदा भी उठाया है। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी यूज नहीं करा, मतलब जो नाज़ियों ने कभी भी हत्या, है ना, मौत, इन सब शब्दों का यूज नहीं करा, उन्होंने इस ऐसी कोई बात ही नहीं करते थे, वो काम करते थे पर शब्दों का यूज नहीं करते थे वो, ठीक है, ऐसा। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान यहूदियों के समर्थन में, यूथनेजिया विकलांगों के लिए, और चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। अल्टीमेटली वो हत्या को पता है कौन कौन से शब्दों से बोला जाते थे ना, करते हत्या ही थे, वह हत्या नहीं बोलते थे, नाम रख रखे थे उन्होंने दूसरे, क्या भैया, अंतिम समाधान ऐसे नाम रख दिए, ठीक है, जो कि यहूदियों के समर्थन में था, है ना, संदर्भ में था। यूथनेजिया जो कि विकलांग, मतलब मान लो कि अगर वो यहूदियों को मार रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, हम ऐसे नहीं बोलेंगे यहूदियों को मार रहे हैं, हम बोलेंगे हम यहूदियों का अंतिम समाधान करने जा रहे हैं। समझ गए ना आप अंतिम समाधान क्या है, ठीक है, ऐसा। जैसे आज अपने यहाँ यूज करते हैं कि नहीं, क्रियाक्रम कर दिया, वो अल्टीमेटली जला दिया, मार दिया, क्रियाक्रम हो गया, उस टाइप की चीजें है, ठीक है। विकलांगों के लिए यूथनेजिया, है ना, जो विकलांग लोग थे, विकलांगों को मारता था, जर्मन विकलांगों को बहुत मारा इसने, तो उसके लिए यूथनेजिया शब्द यूज करता था ये, ठीक है, ऐसा। चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था, इस टाइप की चीजें करता था। और खाली कराना, मतलब चेंबर में ले जाके मार डालने को ये बोलता था इवैक्यूएशन। मैंने आपको चेंबर बताया थे ना, जिसमें ले जाके मार डालता था, उसको क्या बोलते थे, इवैक्यूएट कर देना, इवैक्यूएशन करना कहते थे, ठीक है। अब आपको मालूम है गैस चेंबरों को क्या कहा जाता है, उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। ये जो गैस चेंबर थे इनको क्या बोलते थे ये लोग, संक्रमण मुक्ति क्षेत्र बोलते थे। ये नहीं बोलता था कभी भी कि मैं मारूंगा, हत्या कर दूंगा, ऐसे नहीं बोलता था, ऐसे उटपटांग नाम से बुलाया जाता था ये, ठीक है। गैस चेंबर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली गैस के फव्वारे भी होते थे, तो दिख भी रहे नकली गैस के फव्वारे होते थे जो कि इनके ऊपर डाल देते थे और बेचारों का दम घुट के मर जाते थे ये लोग, ठीक है, ऐसा। बहुत बड़ा वाला था भाई साहब ये, है ना। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरें, है ना, फिल्में, रेडियो पोस्टर, ठीक है, ऐसे काफी सारे पोस्टर बनाए, आकर्षक नारे, टीवी में इश्तेहार, इस टाइप की चीजें जो है हिटलर ने सहारा किया, मतलब इन सब चीजों की मदद से ये प्रचार करता था, ये काफी सारी रैलियां भी निकाला करता था ये, ठीक है। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी, है ना, पोस्टर के अंदर जो है जर्मनों के दुश्मनों को दिखाते थे। अरे होता है ना, आज भी अपने सोशल मीडिया पे भी क्या होता है, एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी के बारे में भला बुरा बोलते कि नहीं बोलते, बोलते ही है, तो इस तरीके की चीजें होती थी और वो सोशल मीडिया पे हो रही है, पोस्टर में हो रही है, तो ऐसे ये भी जो है यहूदियों को, इन सब जर्मन विरोधी लोगों के खिलाफ उल्टी सीधी चीजें दिखाया था पोस्टर के अंदर, ठीक है, ऐसा। उनका मजाक बनाया जाता था, है ना, उनको शैतान के रूप में दिखाया जाता था, ठीक है, ऐसा। समाजवादी और उदारवादी को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, ठीक है। समाजवादी इसके दुश्मन थे तो इसलिए उनको जो है दुश्मन, मतलब उनको बहुत खराब दिखाता था ये, उन्हें विदेशी एजेंट करके बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था, ऐसी फिल्में बनाते थे जिसमें यहूदियों के खिलाफ में ऐसी फिल्में बनाता था जो लोगों के बीच में फैलेगी तो लोग उस यहूदियों को बुरा मानेंगे ही सही, ठीक है, ऐसा। द एटर्नल ज्यू, अक्षय यहूदी, इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। कौन सी फिल्म है, एक इसने जो यहूदियों के खिलाफ में, मतलब यहूदी को बुरा बनाने वाली फिल्म कौन सी थी, एक उसका नाम है द एटर्नल ज्यू बेटा, ठीक है, ऐसा। और इन्होंने जो है यहूदियों को बहुत ऐसा चोगा पहना हुआ, बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ा हुआ, इस टाइप का दिखाया था इन्होंने, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट टॉपिक आता है आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध, है ना। नाज़ीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही, तो ऑब्वियस सी बात है यार, कुछ लोग तो समर्थन में रहेंगे, कुछ लोग नहीं रहेंगे, बिल्कुल खिलाफ में बोलेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उनको सब पता है पर वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो अपने काम से काम रखेंगे। तो तीन तरह के ही लोग होते हैं हर जगह पे, अभी भी ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग नाज़ी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए थे, है ना। वे दुनिया को
नात्सी नजरों से देखने लग गए थे और अपनी भावनाओं को नात्सी शब्दावली में ही व्यक्त करने लग गए थे। मतलब बहुत सारे लोग जो है नात्सी को मानते थे, उनके कट्टर समर्थक थे उनके, ठीक है। ऐसा किसी यहूदियों से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घर के बाहर निशान लगा दिए थे, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को सूचित भी कर देते थे। उन्हें पक्का विश्वास था कि नात्सीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेके जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। आई बात समझ में? अल्टीमेटली मतलब अगर उनको कहीं पे भी नात्सी दिख जाता था तो नात्सी को भैया कट्टस नहीं, भैया इससे व्यवहार नहीं बनाना है अपने को, उससे घृणा करते थे ये लोग, ठीक है ऐसा। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नात्सी नहीं था। जर्मनी में कुछ लोग तो बिल्कुल मानते थे, नात्सीवाद को कट्टरता से मानते थे, पर सब नहीं मानते थे, है ना। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नात्सीवाद का जमकर विरोध किया था। लोग, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नहीं मानते थे भैया, लेकिन उनका क्या हाल हुआ, उनको मार दिया गया अल्टीमेटली, ठीक है। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको सब पता था, तो वो ना तो फेवर में थे ना अपोजिट में थे, वो चुपचाप अपने काम से काम रखते थे, वो फालतू के फचीटे में नहीं पड़ते थे, ठीक है ऐसा। लोग कई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नात्सीवाद का विरोध करने से डरते थे, चुप रहना पसंद करते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज्यादा बेहतर मानते थे। आई बात समझ में, ठीक है। पादरी निमयोलर ने नात्सियों को लगातार विरोध किया। एक पादरी थे निमयोलर करके, उन्होंने नात्सियों को बहुत विरोध करा भैया। उन्होंने पाया कि नात्सी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती है। ऑब्वियस सी बात है, उनको पता था कि जर्मनी के नॉर्मल पीपल जो है वो विरोध नहीं कर पाएंगे। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गेस्तापो की दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मम स्पर्श ढंग से लिखा है। अब उन्होंने कविता लिखी थी नात्सियों के खिलाफ में, इनके जो पुलिस वाले थे इनके खिलाफ में, क्योंकि उन्होंने बहुत मारा है लोगों को, इसलिए। अब वो कविता क्या है? पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था, है ना। ये क्या कह रहे हैं? पहले वो कम्युनिस्टों को ढूंढते आए तो मैं कम्युनिस्ट नहीं था, मना कर दिया मैंने, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए, मैं सोशल डेमोक्रेट्स नहीं था, इसलिए मैं चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में भी नहीं था, है ना। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वह मेरे लिए ही आए तो वहां कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो। अल्टीमेटली ये क्या कहना चाह रहे हैं? इन कविता में यही बोला कि वो नात्सी जो है हर एक अलग अलग समाज के लोग अलग अलग व्यक्ति को ढूंढते आए और उनको मारते जा रहे थे, और मैं हर बार बोल रहा था मैं उनमें नहीं आता हूँ, मैं तो हुई नहीं, ये नहीं हूँ, और अल्टीमेटली उन्होंने सबको ही मार दिया। फिर आखिरी में वो मेरे लिए आए और मेरे को ही मार दिया। अब मेरे को बचाने वाला कोई नहीं मिला, ये ऐसा करके कहना चाह रहे हैं, ठीक है ऐसा। अब सुनो, नात्सी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, यह एक बिल्कुल अलग कहानी बेटा, है ना। अब यहूदी कैसे महसूस करते थे वो भी समझो। आखिर हमको तो समझ में आ गया कि नाजियों ने जो है यहूदियों की बहुत बैंड बजाई है, पर यहूदियों का भी तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना, हम उसको समझ रहे हैं यहाँ पर। तो क्या महसूस करते थे? देखो, शार्लेट बेराड ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। ये शार्लेट बेराड करके एक महिला थी, ये डायरी लिखा करती थी। इसने उन यहूदियों की कुछ बातें थी उसको लिख रखा था इन्होंने अपनी डायरी के अंदर, उनके सपनों को, ठीक है। इस टाइप की एक बुक, फिर वो बाद में वो डायरी जो बुक बन गई थी एक, ठीक है ऐसा। तो क्या था उसमें? देखो, पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम है थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। क्या नाम है इस किताब का? थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। अब देखो, शार्लेट ने इस किताब में यह बताया है कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नात्सियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लग गए थे। मतलब यहूदियों के खिलाफ इतनी नेगेटिविटी फैल गई थी कि यहूदी को खुद को लगने लग गया था कि यार हम ही ऐसे बेकार इंसान हैं यार, हम ऐसे चोगा पहनते हैं, हमारी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, ऐसा है, तो उनको भी अपने आप पे शंका होने लग गई थी ऐसा, ठीक है। अपने सपनों में उन्हें भी अपने नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल आंखें निकली हुई, है ना, और यहूदियों जैसी शक्ल सूरत व चाल ढाल दिखने लग गई थी। उनको भी ऐसे ही महसूस होता था कि वाकई में हम कहीं खराब तो नहीं, हम ऐसे ही तो नहीं दिखते हैं जैसा ये लोग फैला रहे हैं। में नहीं दिखते होंगे, पर वो आपके दिमाग में बार बार जो चीजें डाल दी जाती है, आपको फिर थोड़ा कहीं ना कहीं डाउट होने लग जाता है, महसूस होने लग जाता है वैसा। नात्सी प्रेस में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थी, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। ये छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए थे, ठीक है ऐसा।
नेक्स्ट टॉपिक आता है महाध्वंस, जिसको होलोकास्ट के बारे में जानकारियां है ना। होलोकास्ट, महाध्वंस किसको कहते हैं? महाध्वंस नाम से समझ में आ रहा है भयंकर मारकाट हुई होगी, ठीक है। नाजी शासन में लाखों यहूदियों, जिप्सी और विकलांगों को मार डाला गया था, बहुत सारे लोगों को मारा था। इस नरसंहार को महाध्वंस या होलोकास्ट के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है होलोकास्ट क्या है। तो भैया है ना, नाचियों ने जो है बहुत सारे लोगों को, कौन कौन, जैसे यहूदियां है ना, जिप्सी और विकलांगों को मारा था। उन्होंने जब इतने सारे लोगों को मारा तो उसको ही बोला गया महाध्वंस या होलोकास्ट। आई बात समझ में? ऐसा। अब सुनो, युद्ध के बाद दुनिया को नाजी अत्याचारों की पूरी जानकारी मिली। जब युद्ध बुद्ध खत्म हो गया उसके बाद फिर लोगों को पता चला कि नाजी तो कितने बेकार लोग थे, इनने कितना अत्याचार करा, ये सब बातें बाद में पता चली बेटा, ठीक है। ऐसा, एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आम आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। एक यहूदी क्या कह रहा है कि युद्ध हो जाए उसके बाद में हमें आधा घंटा और जीने दो मेरे को, मैं बच जाऊं कैसे करके, ताकि मैं अपनी आप बीती जो है पूरी दुनिया को, अपने लोगों को सुना सकूं कि इन नाजियों ने हमारे साथ में कितना बुरा बुरा करा है, इसलिए जीना चाह रहा था वो, ठीक है। ऐसा, शायद वो दुनिया को यह बताकर, हाँ यही बात है जो मैंने अभी समझाई। उसके बाद आता है, उनमें से बहुत ने डायरिया लिखी, नोटबुक लिखे और दस्तावेजों के संग्रह बनाए, इसीलिए ताकि लोगों को पता चले कि इन्होंने हमारे पे कितना कहर ढाया है भाई साहब, ठीक है। ऐसा, इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाजियों की पराजय तय है, तो नाजी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली जब उनको पता चलने लग गया कि अब तो जो है नाजी हारने लग गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में, तो नाजियों ने क्या किया, इनके सारी किताबें वगैरह, ये जितनी भी डायरिया लिख रहे थे, इन सबको जला दिया उन्होंने, ठीक है। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन स्याह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया, ठीक है। अल्टीमेटली चलो, उसके बाद उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार है जिन्होंने ये जुल्म ढाए हैं, और उनके लिए चेतावनी की आवाजें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। तो जिन लोगों ने ये सब गलत काम करे नाजियों ने, उनके लिए बहुत बुरी चीज है, और जिन्होंने सहा है और जिन्होंने चुपचाप मूक बन के देखा है, उनके लिए भी ये सब शर्मनाक चीजें हैं बेटा, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। मैंने आपसे कहा है कि मैं भैया आप लोगों को मैथ्स, साइंस और एसएसटी तीनों ही सब्जेक्ट एनिमेशन के साथ में पढ़ा रहा हूं। मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना और लाइक करके जाना बेटा, ठीक है। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।